सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस पर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। और एक सेकंड रुकना, क्योंकि आज जो है ना क्लास वाईफाई से नहीं चल रही है। आज पता नहीं हमारे कानपुर में क्या है, इलेक्शंस है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर किस वजह से आज लाइट काट रखी है सुबह 5 बजे से। मुझे पता नहीं उसी वजह से फिर क्या रीज़न है। तो वही क्लास जो है आज मोबाइल इंटरनेट से मैं जैसे तैसे कनेक्ट करके चला रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ तुम लोग, जैसे कि है क्या ना, इसमें रिचार्ज तो है 1.5 GB वाला जो होता है। तो अगर वो 1.5 GB जैसे मान लो ख़त्म हो गया बीच में, वैसे मैंने एक और रिचार्ज कर दिया है 2 GB वाला, मतलब उसके एडिशन में। तो अपने आप ही वो ऑन हो जाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे वो ऑफ होगा तो उसको ऑन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। ठीक है ना? हम्म, हाँ जी, तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे पूरा हम। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो पार्ट 5 स्टार्ट किया था, भाग नंबर जो 5 संविधान का स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से हमने पहला चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव, दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट, तीसरा चैप्टर ऑर्डिनेंस, चौथा, ये 3 चैप्टर देख लिए। तो चौथा चैप्टर है दिस द यूनियन जुडिशरी, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे ही पार्ट 6 की जब हम बात कर रहे थे, तो पार्ट 6 में 6 पार्ट थे। पार्ट 6 में 6 चैप्टर थे। पहला जनरल था, दूसरा स्टेट का एग्जीक्यूटिव था, तीसरा स्टेट का लेजिस्लेचर था, चौथा गवर्नर का ऑर्डिनेंस था, एंड पांचवा जो था वो हाई कोर्ट था। छठवां जो था चैप्टर वो था सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इनको भी दोनों को आज ही करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पूरा कोर्ट सिस्टम है वो आज पढ़ने वाले हैं एक साथ। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम एक साथ इसको पढ़ रहे हैं। ये सर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम यार तेज तो है। तुम लोग क्या कम कम करते रहते हो, या तो फिर आज जो है तुम लोग याद दिलाना मुझे लास्ट में कि सर वॉल्यूम का एक्चुअली है क्या, कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मैं एक बार देखूंगा अगर कुछ चेंजेस करके, है ना। तो लास्ट में याद दिला देना, जैसे तुम लोगों ने पेन का निब चेंज करने के लिए याद दिलाया था, है ना, क्योंकि मैं तो भूल जाने वाला हूँ। पीडीएफ अभी तक नहीं आई, तो पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा लिमिटेड वाला रिचार्ज किया होगा तब स्टार्ट करना पड़ेगा। डेटा डॉन वाला ही किया शिवाजी। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो वॉल्यूम ठीक है, सही है। स्टार्ट करते हैं फिर। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा मुझे चेक करना है कि अगर मैं फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाता है? क्योंकि मैं कमेंट्स जो है ना आप लोगों के फ़ोन में देखता हूँ, और ऐसा तो नहीं है। आज बड़ा डर का माहौल है चलो ये तो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, इन दी पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पार्ट 5 के चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंटर समझते हैं कि इंडिया में जो है वो जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, बार बार वो मत कमेंट करिए। ऐप में लाइव नहीं होता है, यूट्यूब पे ही होता है। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है यार, दिमाग क्या ख़राब किया तुम लोग। देखो अभी दिखा देते हैं तुम्हें, ये देख। ओके 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 नहीं ऑन कर दी, चलो अभी। थैंक यू यार। अब मैंने क्या ना एक शॉर्टकट की बना रखी है उसकी 1, मैंने प्रेस तो कर दिया था, कोई नहीं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आता है पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 में।
ठीक है। एंड जो हाई कोर्ट आते हैं वो पार्ट 6 के चैप्टर 5 और सब ऑर्डिनरी कोर्ट पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट। बेसिक पॉइंटर्स ये हैं, देखो हम क्योंकि जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका जो न्याय देती है। तो हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बना रहा था, एग्जीक्यूटिव उन लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा था यानी कि इम्प्लीमेंट कर रहा था, और जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, वो क्या कर रही थी, न्यायपालिका का क्या काम था कि वो जो हमारे लॉज बन रहे हैं उनको रिव्यू करे कि वो सही है नहीं है, और जस्टिस सही तरह से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखना। जस्टिस डिलीवर करने का काम जुडिशरी का होता है, ठीक है। तो ये जुडिशरी, ये सारा काम कौन करता है? व्हेन आई से जुडिशरी, दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जितना भी हमारा इंडिया में जो कोर्ट का सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 टियर कोर्ट सिस्टम है इंडिया में। एक तो सुप्रीम कोर्ट एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इस तरह की जो है हायरार्की हमारे यहाँ पर चलती है, ठीक है। अब ये जो हायरार्की है, ठीक है, हायरार्की स्पेलिंग सही है ना? तो जो हायरार्की है इंडियन कोर्ट्स की, जिसमें कि हमारा 3 टियर ऑफ कोर्ट्स होता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हाई कोर्ट और उनके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है आती हैं। तो ये हायरार्की जो है इंटीग्रेटेड नेचर की है। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये जो निचले वाले कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं। दैट मीन्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई ऑर्डर सुनाया, तो वो हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इन सबको फॉलो करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो इन सबको फॉलो करना होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सबको फॉलो करना होगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। क्लियर है? इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। और ये पर्टिकुलर प्रोविजन हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये आप बताएंगे। अब ये है क्या? तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है जुडिशरी, वो डिपेंडेंट नहीं है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में। जैसे कि हमने देखा था जो जजेस की सैलरी निकलती है वो एक ऐसे पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है जिस पर वोटिंग अलाउड नहीं है। वो कौन सा पार्ट होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने। तो उस पर वोटिंग अलाउड नहीं है, यानी कि उनकी सैलरी को इस तरह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। और भी हम चीज़ें देखेंगे जब हम आर्टिकल बाई आर्टिकल अभी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से हमें चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, यूनियन जुडिशरी का मतलब तो आप समझ गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 4, और कौन से आर्टिकल में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू कि 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147 अनुच्छेद के बीच में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। नाउ अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवेट काउंसिल आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो हुआ क्या कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जगह एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था। मतलब कि हाई कोर्ट्स हुआ करती थी, मल्टीपल, बहुत सारी हाई कोर्ट्स थी, और एक सबसे टॉप पे बैठा था फेडरल कोर्ट। ये जो फेडरल कोर्ट है इसको स्टैब्लिश, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था, वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में, उसके आधार पर इसको बनाया गया था। फेडरल कोर्ट को उसके आधार पर बनाया गया था। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 1935 में ही बनाया गया था, नहीं, ये 1937 में बनता है, ठीक है। मतलब वो एक्ट आया था, उसने बोला था इस तरह से फेडरल कोर्ट होगा, लेकिन बना कब था? 1937 पे, ठीक है। अब जैसे आज आप देखते हो कि अगर मान लो कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, इसके ऊपर तो और कोई कोर्ट है नहीं। वो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर पार्डनिंग पावर का आप यूज़ कर सकते हो। 50% डेटा कंज्यूम हो चुका है, गेट 2 GB एट 33 टिल मिडनाइट। अच्छा भाई, 50% जा चुका है। बताते रहना बीच में, आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है, मैं देखता रहूँगा, है ना। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। तो अब मतलब वो पार्डनिंग पावर एक एक्सेप्शन है कि आप कुछ सर्टन केसेस में जा सकते हो, प्रेसिडेंट है गवर्नर के पास। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर है नहीं, लेकिन उस टाइम पे होता था, एंड दैट वाज प्राइवी काउंसिल, ठीक है। तो प्राइवी काउंसिल भी समझ में आ गया। तो जब से सुप्रीम कोर्ट आया
तब से ये दोनों हट गए। फेडरल कोर्ट चाहे हो गया आपका, और फेडरल कोर्ट की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। और प्राइवी काउंसिल बैठती थी ब्रिटेन में, जो भी ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे हम इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ भी मोदी जी गए थे नाइजीरिया में, ठीक है। तो आज नाइजीरिया को लेकर आपको एक रील भी मिलेगी। तो वो सारे जो भी मतलब वहाँ पे जितनी भी कोर्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, तो उसके ऊपर अगर कहीं अपील, वहाँ की जो हाई कोर्ट मतलब हायर कोर्ट हुआ करती थी उन कंट्रीज़ में, उससे ऊपर कहीं भी अगर अपील लाई करती थी तो प्राइवी काउंसिल हुआ करती थी जो ब्रिटेन में बैठती थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो वो दोनों रिप्लेस कर दिया। और पहली सीटिंग कब होती है सुप्रीम कोर्ट की? 28 जन 1950 को पहली सीटिंग की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूट तो सर 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन पहली सीटिंग की बात करें तो 1950 में हुई थी। इसकी 28 जनवरी यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड, उसके 2 दिन बाद 28 जन 1950, ठीक है। अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 124 से 147 के बीच में हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 124 समझते हैं। तो 124 सिर्फ हम, अब सिंपल सी बात है, पहला जो आर्टिकल है, मैं आपको, हम लोगों ने हर एक पर्टिकुलर उसमें देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कि जो पहला आर्टिकल है वो उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। तो 124 किसकी बात करेगा? स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करेगा, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा, कितने लोग होंगे उसमें, ठीक है। ये इसके बारे में दिया हुआ है। हिंदी में बताता चलूँगा पंकज, है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। यानी कि एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस, यानी टोटल 8 जज स्टैब्लिश किए थे जब सुप्रीम कोर्ट, या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक चीफ जस्टिस होगा और नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी चीफ जस्टिस और 7 और जजेस होंगे, ठीक है। 7 और जजेस होंगे जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना के उसको बढ़ा नहीं देता है। तो पार्लियामेंट सक्सेसिव लॉज बनाता गया, और एट प्रेजेंट आज मौजूदा स्थिति क्या है? एट प्रेजेंट आज मौजूदा स्थिति है 34 जजेस की, 34 मतलब 1+33, 1+33 का मतलब ये 1 जो है वो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, और ये 33 अदर जजेस हैं, ठीक है। करंट CJI का नाम बताएंगे आप कौन है, ठीक है। और फर्स्ट CJI कौन थे देश के, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो करंट CJI हैं वो कौन है आपको पता है? संजीव खन्ना जी हैं। इससे पहले DY चंद्रचूड़ जी थे। और संजीव खन्ना कौन से नंबर के हैं? तो ध्यान रखना, 51st है, 51वें हैं। और पहले थे हीरा लाल जय किशन दास कनिया, HJ कनिया इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये पहले थे। 124 का जो दूसरा क्लॉज है वो बोलता है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, यानी इनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेगा, लेकिन अपने आप से नियुक्ति नहीं कर देगा। आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे पूछ के नियुक्ति करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब वो CJI की अपॉइंटमेंट कर रहा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछेगा और उनकी अपॉइंटमेंट कर देगा, ठीक है। ठीक है, उनसे पूछेगा जो जजेस हैं और उनकी अपॉइंटमेंट कर देगा। और जब जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होगी, CJI की जब करनी होगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और बाकी हाई कोर्ट के जजेस जो भी उनको उसको ठीक लगे, प्रेसिडेंट उनकी कंसल्टेशन लेगा। जब जजेस की यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने जाएगा तो वहाँ पर CJI की रिकमेंडेशन लेगा, एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे थिंक नेसेसरी। अब इसके पूरे पीछे का क्या पूरा सिस्टम है, एक्चुअली बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, इसको आपको समझना होगा ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। अब डर मुझे इस बात का भी लगा कि कहीं भाई नेट बीच में ख़त्म तो नहीं हो गया, ख़त्म तो नहीं हो गया, ठीक है। तो मुझे बीच बीच में चेक करते रहना है, ठीक है। या तो मैं किसी को बोल देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, कि मुझे वो कॉल कर देंगे जैसे ही बफरिंग होगी, तो ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अगर आदित्य देख रहा है तो आदित्य को मैं बोल रहा हूँ कि आदित्य अगर बफरिंग होगी तो एक बार कॉल कर देना ना। ठीक, चलो। राइट, तो
अब इसके पीछे का पूरा क्या सिस्टम है वो समझ लो, ठीक है। आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट और ये सब कुछ हुआ क्या था, देखो कुछ केसेस हुए। एक केस हुआ था, ध्यान से समझना इसको, पूरा कॉलेजियम और ये सारा कुछ सिस्टम यहीं से सब कुछ रिलेटेड है। एसपी गुप्ता केस हुआ था एक, ठीक है, जिसको कि हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम जानते हैं फर्स्ट जजेस केस के नाम से। अब ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी जज को तो उसमें CJI, ठीक है, एक्चुअली लिखा क्या था ये कि इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये जो कंसल्टेशन है, ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये इस पे बाइंडिंग है नहीं है प्रेसिडेंट पे, तो इसको इस बात को लेके काफ़ी सारे केसेस निकल के आए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर केसेस में नई नई कुछ चीज़ें बात बोली, ठीक है। अब प्रेसिडेंट इनसे पूछेगा तो यहाँ पे बात ये निकल के आई कि ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, कि मान लो जो इन्होंने बोला उसी को अपॉइंट या करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, या फिर वो अपने आप से कर सकता है। तो जो पहला जजेस केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, सहमति नहीं है। मतलब कि जो CJI ने बोला है प्रेसिडेंट को जिसको अपॉइंट करने के लिए, ज़रूरी नहीं प्रेसिडेंट उसी को करे, वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट जजेस केस में बोला था, जिसको SP गुप्ता केस भी बोलते हैं। देन हुआ सेकेंड जजेस केस। सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो CJI की एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को या फिर जो कंसल्टेशन है दैट मीन्स कंकरेंस, यानी सहमति होनी चाहिए। CJI ने जिसको बोला है अपॉइंट करने के लिए उसी को अपॉइंट करना है, और ये CJI खुद से उसकी सोल एडवाइस नहीं होगी, उसकी अकेले की एडवाइस नहीं होगी, 2 और अदर जजेस से वो यहाँ पर डिस्कशन करेगा, तब वो अपनी रिकमेंडेशन को, अपनी एडवाइस को प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा वो चीज़। थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, थर्ड जजेस केस में कुछ नहीं, वही सेम चीज़ बोली कि भाई प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी जो CJI बोलेंगे जिसको अपॉइंट करने के लिए, लेकिन अब CJI 2 नहीं 4 जजेस से पूछेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, इसी बीच पार्लियामेंट गुस्सा आ गया, क्योंकि देखो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में यही एक टसल है, एक यही बोन ऑफ कंटेंशन है। पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर चाहता है, या फिर इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव चाहता है कि जजेस को अपॉइंट करने में उसका हाथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई ऐसा किसी देश में नहीं होता कि जुडिशरी के लोग खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं, और जुडिशरी का कहना ये है कि भाई अगर तुम अपॉइंट करने लगोगे तो ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ये हमारी हैम्पर हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हैम्पर ही होगी। कि कैसे हैम्पर होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब मान लो कि एग्जीक्यूटिव या फिर मान लो लेजिस्लेचर को अपॉइंटमेंट करनी है, तो वो तो उसी को अपॉइंट करेंगे जज जो उनको फेवर करेगा, तो फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस रह कहाँ गई, है ना। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस सबसाइड हो जाएगी। तो इसलिए जो है हुआ क्या, पार्लियामेंट ने यहाँ पर किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 99 नंबर का जो संविधान संशोधन किया 99th अमेंडमेंट, और इससे ये वाला जो पूरा सिस्टम है इसको, जिसको हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम अभी समझ में आ गया। कॉलेजियम का मतलब होता है ये जो है, ये इसको कॉलेजियम बोलते हैं। जो CJI और जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं इनको कॉलेजियम बोलते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम अभी तक चलता चला आ रहा था, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने 99th अमेंडमेंट से कॉलेजियम को ख़त्म करके एक कमीशन बना दिया जिसको बोला गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये आयोग जो है अब रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को और उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन फाइनल जो केस होता है इसके बाद, एंड दैट वाज 4th जजेस केस, ठीक है, 4th जजेस केस। इससे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला काम तो ये किया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड 99th जो अमेंडमेंट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इस NJAC को हटा दिया और इसकी जगह फिर से कॉलेजियम को ही ले आया। तो घुमा फिरा के हमें याद क्या करना है कि कॉलेजियम ही चलता है। क्या कॉलेजियम कहीं पे मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? डिफाइन तो छोड़ ही दो, मेंशन भी नहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसी को ही हम जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट बोल देते हैं, लिखा नहीं है बजट कहीं, वैसे ही जो ग्रुप ऑफ जजेस इनको कॉलेजियम बोल देते हैं, लिखा नहीं है कहीं पर। और इनकी एज ये कब तक रहते हैं? ये 65 ईयर्स तक रहते हैं। ध्यान रखना, इनका एज सच कोई टर्म मेंशन्ड नहीं है कि 5 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, और ना ही मिनिमम एज है, नो मिनिमम एज, बस इतना लिखा हुआ है मैक्सिमम एज, मैक्सिमम 65 की एज तक रह सकते हैं।
जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे DY चंद्रचूड़ जी जो अभी तक चीफ जस्टिस थे, क्यों वो हटे? क्योंकि उनकी एज कंप्लीट हो गई थी 65 की। ऐसे जो हमारे अभी संजीव खन्ना जी हैं, वो भी 64 में है रनिंग में, 1 साल बाद वो भी हट जाएंगे क्योंकि उनका भी 65 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी जैसे संजीव खन्ना हटेंगे तो वो रिकमेंड कर देंगे कुछ और 4 जजेस से पूछ के प्रेसिडेंट को कि हमारे जाने के बाद ये होने चाहिए। जैसे कि DY चंद्रचूड़ जी ने संजीव खन्ना का नेम रिकमेंड किया होगा 4 लोगों से पूछ के कि भाई हमारे बाद अब ये CJI बनने चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा क्योंकि प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी। ठीक। आर्टिकल 124 का 2A आप यहाँ देख सकते हो, जज मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन इज ऑफिस। तो अगर रेजिग्नेशन देना है जजेस को तो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे, राष्ट्रपति को लिख के देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ने ही उसको अपॉइंट किया है। अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4। रिमूव कैसा होगा ये? तो ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, जो भी हम देखने वाले हैं। अभी तक सिर्फ हम क्लॉज नंबर 2 ही देख रहे थे। ठीक है, तो रिमूवल प्रोसीजर क्लॉज 4 में है। क्लॉज 3 समझते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि अगर आपको या फिर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का जज बनना है तो फिर क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ठीक है। तो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज़ अ सिटीजन। ठीक है, यानी कि पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए उससे। ठीक है, पहली चीज़। सर कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, यूजुअली तो यही होता है, नॉमेनक्लेचर फॉलो किया जाता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको CJI अपॉइंट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि वो चीज़ को ओवरराइड करते हुए किसी और को सीनियर मोस्ट को ना बना के बल्कि किसी और को भी CJI बनाया गया है पहले। ठीक है, तो और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब सीनियर मोस्ट को ही बनाना है। ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि सीनियर मोस्ट ही CJI बनेगा। ठीक है, जो नाम आता है यहाँ से कॉलेजियम की तरफ से उसी को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। खैर, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा ये है कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ वो फुलफिल कर रहा हो, कोई भी एक चीज़ चलेगी। जैसे कि हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन। 5 साल तक या तो हाई कोर्ट में जज रहा हो कोई, या 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब क्या है? यानी राष्ट्रपति की नज़रों में एक वो पारंगत क्या बोल सकते हैं, पारंगत एक क्या हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, है ना, जो जुडिशरी की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। अब यहाँ पर आप देखिए और लिखा हुआ है, ये मत समझिएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 साल एडवोकेट रहा हो और राष्ट्रपति की नज़रों में जो है वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ना। भारत का नागरिक मैंडेटरी है, इन तीनों में से कोई एक भी होगा चलेगा। ठीक, अब 124 का क्लॉज 4 समझिए, जो अभी बोल रहा था इसके रिमूवल की बात करता है। तो रिमूवल जो होता है वो 2 ग्राउंड पे हो सकता है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड पे इसका रिमूवल हो सकता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज का। और रिमूवल करता कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा वो एक्चुअल में मेंशन्ड है हमारे जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, अभी हम अगला आर्टिकल देखते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि 124 क्लॉज 4 में रिमूवल है, 2 ग्राउंड पे होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर नहीं कि इसको आई थिंक कथित कदाचार बोलेंगे हिंदी में, और इनकैपेसिटी। ठीक है, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का मतलब क्या है। इनकैपेसिटी मतलब वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 124 का जो क्लॉज नंबर 5 है उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जजेस अंडर क्लॉज 4। इसमें पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से कोई लॉ बना के, कानून बना के इनके पूरे प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, निर्धारण कर सकता है कि भाई प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये जो उन पे जो चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है, कदाचार के और अक्षमता के, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, वो सही है नहीं है। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने फिर क्या किया? इसका आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जजेस
इंक्वायरी एक्ट बिठाया। अब इसके थ्रू पूरा प्रोसीजर समझना। जजेस के रिमूवल में पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है, पार्लियामेंट का रोल होता है। प्रेसिडेंट का काम तो बस ठप्पा लगाने का होता है, मेन काम होता है लोकसभा और राज्यसभा का। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन कहीं पे भी आ सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अब अगर ये लोकसभा में आ रहा है तो 100 यानी 100 लोग साइन करके देंगे, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोग साइन करके देंगे। किसको देंगे? ये देंगे जो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में वहाँ का चेयरमैन। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया तो खत्म। एक्सेप्ट अगर कर लिया तो ये जाएगा किसके पास? एक 3 मेंबर्ड कमेटी के पास। 3 सदस्यीय समिति होगी। इस समिति में 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, उसमें जो मतलब डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा। 3 लोग होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक जो है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट टाइप। ठीक है। अब अगर इसने ये क्या करेगा, अब ये इन चार्जेस को देखेगा कि ये सही है नहीं है, जो भी है। अगर इसने बोल दिया हाँ सही है, तो फिर ये आगे प्रोसीड होगा। आगे कैसे प्रोसीड होगा? लोकसभा ने अगर इसको इनिशिएट किया था तो लोकसभा इसको पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से, जो कल समझा चुका हूँ। ठीक है, वो मैं फिर से नहीं रिपीट करने वाला हूँ। तो टोटल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कल समझाया था। और देन राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा। अगर राज्यसभा में आया था रिमूवल का रेजोल्यूशन तो यहाँ पहले स्पेशल मेजोरिटी, देन यहाँ स्पेशल मेजोरिटी। और अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो जज को हटा देगा। टिल नाउ नो जज हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, एक बार चला था ये प्रोसेस, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, आज तक कोई इम्पीच नहीं किया गया प्रेसिडेंट, और 9 यहाँ तक कि इनिशिएट भी नहीं हुआ है। लेकिन जज के खिलाफ इनिशिएट हो चुका है। एक रामास्वामी करके थे 1991 में, उनके खिलाफ इनिशिएट हुआ था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें मतलब वोटिंग नहीं करी, तो इस वजह से ये बच गए थे। मतलब ये रामास्वामी है। ठीक है, तो मतलब वो कमेटी जो 3 मेंबर्ड कमेटी थी, उसने भी मान लिया था कि हाँ ये उसके गिल्टी हैं, लेकिन फिर जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पाई थी लोकसभा में। ठीक है, इसलिए बच गए थे। तो ये रिमूवल का पूरा प्रोसीजर समझ में आया। और आखिरी वाला है ये आपका 124 का जो क्लॉज 6 है, आखिरी क्लॉज है इसका, दैट टॉक्स अबाउट इनका ओथ, शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है इनको? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट दिलाता है। अब किसी को यहाँ तक डाउट होगा तो पूछ लेगा। आपकी पीपीटी जेसीबी जैसी लग रही है। अच्छा, आप जल्दी से बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कैन नॉट डू प्राइवेट प्रैक्टिस? यस, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अभी भी देखेंगे। सिक्स्थ में है आपका ओथ। ठीक है, शपथ। 5 GB डेटा चाहिए होगा एटलीस्ट, देख लेंगे 5 GB का कर लेंगे। ठीक है, प्राइवी काउंसिल क्या है? प्राइवी काउंसिल मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, कि आपकी जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी कि मान लो कि आपकी उस समय फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, तो अगर मान लो कि वहाँ उसके ऊपर आपको जाना है, तो वो फिर प्राइवी काउंसिल होती थी जो ब्रिटेन में बैठती थी। ठीक है, वो ब्रिटेन में बैठती थी, वो होती थी। अब उसको रिपील कर दिया जा चुका है, क्योंकि ब्रिटेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये मतलब 6th लास्ट नहीं है, 6th का सेकंड लास्ट है। 7th पे आते हैं। 7th बात करता है नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड। नहीं, 5th में आपका ओथ, 5th में ओथ नहीं, 6th में ओथ है। अगर उसमें है तो आप करेक्शन इसको कर लेंगे। 6th में ओथ है आपका, अगर उसमें सही नहीं है नोट्स में, तो 6th में ओथ है आपका। ठीक है, नो पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे DY चंद्रचूड़ जी अब CGI तो है नहीं, तो उसके बाद अब वो कहीं जा नहीं सकते हैं किसी भी कोर्ट में प्लीड करने के लिए। ठीक है, कि अब पता चला उन्होंने कोई फैसला दिया था। ठीक है, खुद ही सोचो कि अगर मान लो इनको प्लीड करने की अनुमति दे दी गई, तो फिर जजेस तो कोशिश करेंगे कि भाई फेवर करना स्टार्ट कर देंगे कि यार मुझे कल को वहाँ पे जाना है, कल को मैं उस ऑफिस में
रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक है, नौकरी ले लूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इनको फेवर करना से स्टार्ट कर दूँ। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ रखा गया कि एक बार वो रिटायर हो गए तो दे कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विदेश जाना है जाओ, लेकिन भारत में कहीं पे भी फिर उसके बाद आप जो है ख़त्म, अब रिटायरमेंट लाइफ अपनी जियो, कहीं भी कोर्ट में आप प्लीड नहीं कर सकते हो। ख़त्म हो गया आर्टिकल 124। अभी आते हैं 125 जो सैलरी और बाकी सारी चीज़ों से डील करते हैं। तो सैलरी ध्यान रखना है कि कौन डिसाइड करता है, इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करता है बाई लॉ, सिंपल, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 125 भी आपका खत्म, ये आपको ध्यान रखना, वेतन आपका संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगा, ठीक है। 126 पे आते हैं, मतलब 124 ही हमारा बहुत बड़ा था, उसी में 7 क्लॉजेस थे, अब तो सब छोटे छोटे हैं। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो देश के मुख्य न्यायाधीश जैसे अब संजीव खन्ना जी हैं, तो अब अगर मान लो कि वो एब्सेंट हो गए, कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर किसी कारणवश उनकी सीट वैकेंट हो गई। अब एब्सेंट और वैकेंट मैंने आपको अंतर बता रखा है कि एब्सेंट और वैकेंट में क्या अंतर होता है। तो उस केस में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कि टेम्प्रेरी तौर से एक चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है, जिसको हम एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट और ये सारा कुछ, कि भाई जब वो ऑफिस में वो नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है, उनको हम एक्टिंग वो बोलते हैं उस ऑफिस का, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ऐसे। तो व्हेन ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वैकेंट और एब्सेंट, प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तो अपॉइंट कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। 127 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस का मतलब हो गया, सॉरी तदर्थ तो आई थिंक एडहॉक को बोलेंगे ना, एडहॉक को तदर्थ बोलते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस तो मतलब काइंड ऑफ टेम्पररी चीफ जस्टिस हो गया आपका। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, अगेन ये भी टेम्पररी होता है। मतलब अब होता क्या है, जैसे कि हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था आर्टिकल 100 क्लॉज 3 में कि भाई एक कोरम होती है वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और वो होती है 1/10। अगर उतने लोग नहीं हैं तो सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और उस केस में फिर क्या किया जाता है ज़रा कमेंट में बताएं। तो उसी तरह जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी तभी चलती है जब देयर इज़ अ कोरम। वहाँ पे भी कोरम रिक्वायर्ड होता है कि भाई जितने जजेस हैं उसका सर्टेन नंबर ऑफ जजेस होना रिक्वायर्ड होता है। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, उस केस में सीजेआई जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से पूछ के हाई कोर्ट से कुछ जजेस को बुला लेगा, और वो जज ऐसे होने चाहिए कि दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या, या तो 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हो, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के नज़रों में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। लेकिन जब ये बुलाएगा तो प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन तो लेगा ही, लेकिन उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन लेगा जहाँ से वो जजेस को बुला रहा है, ठीक है। एडहॉक जजेस मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बता चुका हूँ एडहॉक का मतलब होता है मेड और सडनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। टेम्पररी होते हैं, तदर्थ होते हैं ये, ठीक है। 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एज सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रूलिंग दे के गए हैं कि भाई उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल के गए कि भाई मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कोई मिलने में ऐतराज़ नहीं है। अब मान लो कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, कुछ ऐसा 5 साल बाद मान लेते हैं, कुछ ऐसा होता है कि फिर से AMU का केस फिर से लाइमलाइट में आता है। तो हो सकता है क्योंकि अब DY चंद्रचूड़ जी तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे बोला जा सकता है कि भाई आप प्लीज़ आ जाइए कुछ टाइम के लिए और इस केस में थोड़ी सी अपनी इंसाइट्स को दे दीजिए। तो यानी रिटायर्ड जजेस की अटेंडेंस को भी लगाया जा सकता है एट द सिटिंग सुप्रीम कोर्ट। ये कौन कर सकता है, अगेन CGI मेड एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से पूछ के रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कुछ टाइम के लिए बोल सकता है कि प्लीज़ आइए और यहाँ पे जज की तरह एक्ट करिए। CGI बोल सकता है, किससे पूछ के, प्रेसिडेंट से, ठीक है। मैं रिकॉल करवाता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो 124 में तो अपॉइंटमेंट और बहुत सारे क्लॉजेज हमने पढ़े हैं। 125 में सैलरी पढ़ी है, 126 में एक्टिंग CGI, 127 में एडहॉक जजेस, और यहाँ पर 128 में हम देख रहे हैं रिटायर्ड जजेस। आपको अभी चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। रटने वाला काम मैं आपको करवा दूंगा, आर्टिकल बाई आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको प्रेसिडेंट याद हो गया था, जैसे कि आपको
वाइस प्रेसिडेंट के भी याद हो गए थे आई थिंक, ठीक है, गवर्नर के याद हो गए थे। वैसे यहाँ पर भी मैं आपको लास्ट में आर्टिकल याद करवा दूंगा। अभी आपको मेन जो फोकस करना है वो समझने पे फोकस करना है कि भाई रिमूवल कैसे होता है, कैसे कोई जज को, रिटायर्ड जज को बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। 129 की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसमें दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी रूलिंग देगा, आई थिंक खत्म हो गया है, गाड़ी वाला आ गया। गाड़ी वाले की आवाज़ तुम लोग को साफ सुनाई देती है, हाँ। और जब हम मतलब आवाज़ तुम लोग को, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती है सर, वॉइस लो आ रही है, गाड़ी वाले की आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस होता है तो उसमें कोई भी रूलिंग, कोई ऑर्डर, कोई डिक्री पास करेगा। ऑर्डर मतलब आदेश दिया, डिक्री का मतलब है कि कुछ मतलब कोई ओपिनियन दे दिया अपना, ठीक है, फैसला सुना दिया। तो उनको रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाएगा और फर्दर जो है उसको यूज़ किया जाएगा बाई इधर ओनली सुप्रीम कोर्ट और एनी बाई एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे अब मान लो कि ये बात आती है कि भाई जब हम बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पुराने पन्ने उठाते हैं, पुराने केसेस उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला था। ऐसा तो है नहीं कि नहीं उसमें बोला था तो बोला था, अब क्या बोल रहा है, ऐसा ऐसा तो होता नहीं है। हम 1973 1973 कितना पीछे जाते हैं, कितना पीछे जाते हैं, कितने साल पीछे जाते हैं, लगभग 50-60 साल हम पीछे जाते हैं। और वहाँ से वहाँ से निकाल के लाते हैं कि अच्छा केबीसी केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट अमेंड तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते हो। तो ये सब रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाता है। जितने भी केसेस हो गए हमारे, उन सब को रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उन सबको रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाता है बाय दी सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और वो पनिश कर सकता है, दूसरा इसमें जो चीज़ है दैट इज़ वो पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट सेल्फ। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी, कोई ऑर्डर, कोई डिक्री पास किया और अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया, जैसे कि कोर्ट ने मान लो कि किसी को डायरेक्शन दिया, किसी कंपनी को बोला कि आपने जो मतलब किसी को हानि पहुंचाई है उसकी वजह से इन यहाँ के लोगों को आपको, मतलब यहाँ के लोगों के लिए आपको एक पानी की टंकी बनानी है या फिर कुछ भी करना है, और वो मान लो उस कंपनी ने नहीं किया, तो मतलब ये है कि उसने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया और उस केस में कोर्ट खुद उसको पनिश करेगा। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट कोई ऑर्डर या रूलिंग दे और उसको कोई फॉलो ना करे तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। याद रखना 129, ठीक है। 130 ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे इंडिया में? दिल्ली में है ना, जो एकदम गैस चैम्बर बना हुआ है अभी इस समय। तो मतलब वहाँ का तो बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है, मतलब आजकल, मतलब पिछले 2-3 दिन से, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुँच चुका है वहाँ पे, आई थिंक, सॉरी 450 तक पहुँच चुका है, कई कई जगहों में 460 भी हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस। तो भाई दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा और तो कहीं नहीं है। तो कहीं और अगर सुप्रीम कोर्ट की सीट बनानी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिल्ली से उठा के सुप्रीम कोर्ट कहीं और अब ट्रांसफ़र करनी है, मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में ही है, ठीक है, किसी और भी जगह सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच डाल दी, बेंच समझते हो ना, एक ब्रांच टाइप डाल दी, ठीक है। मान लो एक असम में डाल दी सो दैट नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को दिल्ली में ना आना पड़े, और एक साउथ इंडिया में मद्रास में डाल दी कि सो दैट साउथ इंडिया वाले मद्रास चले जाएं। अभी ऐसा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा करना है तो वो कौन कर सकता है? CJI कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे अप्रूवल लेके? प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके, ठीक। रटना नहीं है कि भाई इसमें मतलब याद हो रहा है आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आपको याद हो गया 130 में सीट है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए 131 में क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मूल क्षेत्राधिकार, मूल न्यायाधिकार इसको हम बोल सकते हैं, फिर भी बोल सकते हैं ना, सर्वोच्च, इसको मूल क्षेत्राधिकार बोलेंगे हिंदी में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? क्षेत्र अधिकार, कि उसका काम करने का क्या क्षेत्र है, कहाँ कहाँ उसका अधिकार जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर, अब ओरिजिनल का मतलब ये होता है जुडिशियल लैंग्वेज में कि आप डायरेक्टली उस कोर्ट में जा सकते हैं एंड नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील। मतलब ये है कि
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में है, तो इन मामलों में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपको हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ फिर हाई कोर्ट जाओ, जब वहाँ से ना रूलिंग मिले तब सुप्रीम कोर्ट में जाओ। नॉर्मल चीज़ों में तो हमें यही हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अगर वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसको उसमें आपको हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ज़रूर कि हाई कोर्ट क्या नहीं गया भैया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बर्डन रहता है वर्क का, तो पूछता तो है, लेकिन आप डायरेक्टली जा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ इट, वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका 32 भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए हाई कोर्ट तो मना भी कर सकता है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है 2 to 6। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वो ओरिजिनल वो भी हुआ, वो भी जो फंडामेंटल राइट का जब वॉयलेशन होता है तो आर्टिकल 32 का यूज़ करके जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो भी ओरिजिनल है, क्योंकि आपको हायरार्की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, किस मैटर में है, वो 131 में। तो एक तो मतलब इसमें लड़ाई है, किसकी लड़ाई, हम इंसानों की लड़ाई नहीं, लोगों की लड़ाई नहीं, किसकी, भारत सरकार की लड़ाई अगर किसी राज्य से हो जाए, या फिर राज्यों की आपस में लड़ाई हो जाए, या भारत सरकार के साइड में कुछ 2-3 राज्य आ जाएं और कुछ 5-6 राज्य दूसरे साइड में हो जाए, तो मतलब यही जो भारत सरकार और राज्यों की जो लड़ाई है वो हाई कोर्ट नहीं देखेगा, वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा सिर्फ। इसका मतलब ओरिजिनल नहीं होता है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव होता है। किसका मतलब, कि भाई कोई और कोर्ट नहीं देखेगा। फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये गलत है ना। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सही है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गलत है, क्योंकि हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 2 to 6 का यूज़ करके। लेकिन इस केस में ये लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, मतलब इसका होता है कि ये एक्सक्लूसिव नेचर का जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अलावा और कोई कोर्ट नहीं देखेगा। ओरिजिनल का मतलब आप सीधे जा सकते हो, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ वहीं जा सकते हो। ठीक, 131 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई मतलब इस तरह का कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी का मैटर है, ठीक है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी, तो वो चीज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट के। कोई मान लो संविधान बनने से पहले कोई इस तरह की ट्रीटी हुई हो तो वो इसमें नहीं आती है। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक। एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात कर लें। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय वे ऑफ अपील। हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है ना, बाय वे ऑफ अपील आप वहाँ पर जा सकते हैं। सर अनार्को कैपिटलिज्म समझा दीजिए। अनार्को भैया क्या चल रहा है और क्या पूछ रहा हो तुम? ये सारी चीज़ें जो आउट ऑफ द टॉपिक होती हैं उनको लास्ट में पूछा करो। ऐसे मेरे सुप्रीम कोर्ट छोड़ के मैं आपको ये तो अनार्की वगैरह तो समझाने लग नहीं जाऊँगा, है ना। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है एंड बाय वे ऑफ अपील आप जा सकते हैं, वहाँ अपील डालेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भाई हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जी, हाई कोर्ट वाले हमारे ढंग से न्याय नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। सर्टेन केसेस में 132, सिविल मैटर्स में 133, क्रिमिनल मैटर्स में 134। सिविल और क्रिमिनल में क्या अंतर होता है बता चुका हूँ वैसे तो मैं पहले भी, कि सिविल का मतलब होता है ख़त्म हो गया नेट। अब बफरिंग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सारा डेटा काम में आ गया, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करो। 8 हाँ ठीक है सर, बफरिंग हो रहा है। ओके 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 ओके। बफरिंग हुआ क्या, एक बार कंफर्म करेंगे। अगर बफरिंग हुआ होगा तो आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने पहले से रिचार्ज कर रखा था। ठीक है, टन टन की आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दो। आई थिंक वॉइस आ रही होगी, ठीक है, मैंने बिकॉज रिचार्ज कर दिया था। नहीं हो रहा है बफरिंग। ठीक है, हाँ नहीं हुआ। तो सिविल और क्रिमिनल आप समझ गए हैं। सिविल का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी का मसला है, आपने टैक्स का कोई मसला है, टैक्स फाइल नहीं किया, प्रॉपर्टी कोई मसला है, तो ये सारे सिविल में आते हैं। क्रिमिनल का मतलब हो गया मर्डर हो गया, चोरी हो गई, ये सब क्राइम में आते, क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो इन मैटर्स में आप जा सकते हैं सिविल मैटर्स में 133 का यूज़ करके, क्रिमिनल मैटर्स में 134 का यूज़ करके। ठीक है, तो 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 132, 133, 134 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन। पहला वाला सर्टेन मैटर्स जो सिविल और क्रिमिनल नेचर के नहीं है, दूसरे में सिविल है और तीसरा क्रिमिनल है। सर्टिफिकेट फॉर अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, इसको याद करने की जरूरत नहीं, छोड़ो इसको। ठीक है, 135
जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि फेडरल कोर्ट के पास जो जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के आने के पहले जो भी पावर थी फेडरल कोर्ट के पास, वो सारी सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सरसाइज करेगा। फेडरल कोर्ट समझ गए, जो सुप्रीम कोर्ट की जगह पर पहले होता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से 1937 1937 में बना था, तो उसके पास जो भी पावर्स थी वो पूरी सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि वो नहीं रहा फेडरल कोर्ट, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया हायरार्की फॉलो करनी है आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको जाना है हाई कोर्ट, से आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप मान लो हायरार्की फॉलो नहीं करनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके साथ कोई बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या हाई कोर्ट में कोई आपको लग रहा है कि ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है और हाई कोर्ट ने अभी तक उसमें मतलब केस को चला रहा है, आप सीधा अपील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल लीव। आपको सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव लेनी पड़ती है। पूरे प्रोसीजर ये होता है, एडवोकेट के पास जाएंगे, एडवोकेट आपसे पूरा सब पढ़ेगा, समझेगा। अगर एडवोकेट को पहले लगेगा कि हाँ यार इसमें दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ठीक है, तो वो पूरा सब चार्जेस वगैरह बनाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट मात्र 10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, साइड कर देता है 95% से भी ज़्यादा इस तरह के आई अपील्स को, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर राइट। आर्टिकल 32 के तहत जाइए, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, सुप्रीम कोर्ट को करना ही होगा। लेकिन अगर आप इसके थ्रू जाएंगे डायरेक्टली, आप बिना हायरार्की फॉलो करके जाएंगे, कोई फंडामेंटल राइट को कुछ मैटर नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का अगर लगेगा कि हाँ यार तुम्हारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, वो जो कोर्ट है वो न्याय नहीं दे रहा है ढंग से, या फिर कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से लेना देना है इस चीज़ का, तो वो ले लेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली लोगों का रिजेक्ट ही हो जाता है, जो मतलब कुछ लोग तो महीनों तक ये बनाते रहते हैं, लेकिन जाता है सुप्रीम कोर्ट है, लगता है मात्र 15 से 20 सेकंड साइड करता है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा वो अपील होता है ना वहाँ पे। तो फिर आप कभी कोर्ट जाइए तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तभी बोलते हैं डॉक्टर और लॉयर, इनके जो है दर्शन न करवाए आदमी, नहीं तो फिर चक्कर ही काटने पड़ते रहते हैं, खासकर लॉयर के। तो डॉक्टर के तो चलो ठीक हो गए तो नहीं जाना है, लेकिन भाई लॉयर के तो चक्कर काटोगे, पैसा जाएगा और चक्कर काटोगे, ठीक है। मुझे काटने पड़ रहे हैं तो मुझे पता है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अभी परसों ही जाना है, समझ लो, ठीक है। रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, और अभी तक कुछ हुआ नहीं उस मसले में, जिस मसले मुझे जाना है परसों। अभी उसमें जाते जाते ही समझ लो कि आई थिंक 3-4-5 महीने हो गए होंगे, ठीक है। अभी तक बस एक बार जज के सामने वो टाइप हुआ है, और मतलब उसने कितने सेकंड में डिसमिस कर दिया, मुश्किल से ऐसे ही 30-40 सेकंड में, मतलब डिसमिस इन दी सेंस कि ठीक है इसको साइड करो, मतलब साइड इन दी सेंस कि ठीक है इसमें साइन करो, इस तरह से। और फिर से अभी तक जो जिसके खिलाफ वो किया है गया है, उसका अभी तक जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। ये है हाल जुडिशरी का। ओवर मतलब केसेस इतने ज़्यादा हो रखे हैं, कुछ पूछो नहीं। खैर 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू और एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। सिंपल बात ये है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका, या पहले से ही जानते हैं। आर्टिकल नंबर 13 को रिकॉल कर लो। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, और अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। वो फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में। यहाँ है एनी लॉ, कोई भी लॉ, जो कोई भी कानून जो हमारे देश की संसद बनाएगी, तो उसको रिव्यू करने का पावर, उस पर समीक्षा करने का अधिकार, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी हमने यूएस से बोरो किया है, ठीक है। ये हमने जुडिशियल रिव्यू जो है ये हमने यहीं से बोरो किया है। 138 पे आता है, दिस टॉक्स अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे कही है। अच्छा, आपके फादर लॉयर है? मेरे पापा भी अभी जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ फादर है क्या? साल निकलते चले जाएंगे, फैसला नहीं आएगा। हाँ, हम कोर्ट में काम करते हैं। कहाँ भाई, कोई है कानपुर की कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो यहाँ की है? किसको बेल दिया? यार बहुत पैसा लेते हैं यार, पैसा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन टाइम भी बहुत इसमें चला जाता है। सर क्या कर दिया आपने? हमने नहीं किया है,
हमने नहीं किया, किसी ने किया तो उसके खिलाफ वो है। हाँ, तारीख पे तारीख पे तारीख। शालिनी कुमारी मेरे पापा लॉयर हुई, सब काफ़ी लोग के पापा लॉयर हैं यहाँ पे। हाँ, हम्म, अगर बताना यार, मैसेज वैसेज करना, कुछ हेल्प अगर कर सकते हो तो। जज हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन जज लोग अपने बच्चों को तैयारी थोड़ी ना करवाते होंगे गवर्नमेंट जॉब की, मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं करवाते भी होंगे। चलो खैर, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, दैट इज़ जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। जो जुरिस्डिक्शन है उसके एनलार्जमेंट की बात है 138 में, यानी उसको बढ़ाने की बात। ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो क्षेत्राधिकार मतलब कहाँ कहाँ पे उसका अधिकार चलता है, तो उसको बढ़ा सकता है कौन? पार्लियामेंट। 139, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। तो आपको पता है कि हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन की, वारंट और सर्जरी, 5 तरह की रिट है। लेकिन अगर कोई और रिट इशू करवानी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट पे इशू मतलब वो किया जा सकता है, ठीक है। कौन पावर दे सकता है? पार्लियामेंट अगेन पावर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इन पांचों के अलावा कोई और भी रिट इशू कर सकते हो। 140, एंसिलरी पावर। एंसिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक शक्तियाँ। तो सुप्रीम कोर्ट सो दैट अपना जो फंक्शन है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो उसकी सहायता करी जाती है कुछ सहायक शक्तियाँ देके, एक्स्ट्रा पावर देके। वो कौन देता है? अगेन पार्लियामेंट दे सकता है। तो इट ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑक्सिलरी पावर टू हेल्प परफॉर्म इट्स ड्यूटीज इफेक्टिवली, सो दैट अपने वो काम इफेक्टिवली कर सके। इसलिए कुछ अगर उसको एक्स्ट्रा पावर देनी है तो वो आर्टिकल 140 के तहत उसको दी जा सकती है। 141, ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल ये बोलता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। कोई भी कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी आदेश दिया, डिसीजन सुनाया, फैसला सुनाया, वो सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। यही तो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यही है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब, कि सारे कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सब, ठीक है। 142 पे आता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज डिस्कवरी एक्सेट्रा। मतलब पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर, आदेश दे सकता है या फिर कोई कानून मतलब आदेश दे सकता है या फिर कोई डिसीजन पास कर सकता है, एज इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर बिफोर पेंडिंग ऑन इट। यहाँ पर ये दो शब्द बस याद कर लीजिएगा 142 में, कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी केस में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि या तो ढंग का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर एग्जीक्यूटिव ने ढंग से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ कहीं पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आगे आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ भोपाल गैस ट्रेजिडी का। ये 1984 में 1984 में ट्रेजिडी हुई थी, जिसमें कि आपको पता है कि कितने लोगों की मौत हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से। यूनियन कार्बाइड करके वो कंपनी थी जहाँ से गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, पता है आपको, है ना। वॉज काइंड ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, फ्रंट फुट पे आते हुए उस कंपनी को सभी लोगों को मुआवजा देने की बात कही। काम ये वैसे देखें तो एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन जुडिशरी ये कर रही है। मतलब जुडिशरी क्या कर सकती है कि भाई देखो यार, ज़रूरी नहीं कि काम एग्जीक्यूटिव का वो जुडिशरी कर रही है। यहाँ पर मेन मसले की बात है कि जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई केस फाइल करते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उसकी हेयरिंग करता है। यहाँ पे तो कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट में अगर गया भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अगर ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है कि यार यहाँ पे साफ साफ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है अपने आप से वो जाएगा और वहाँ पर कुछ डायरेक्शन देगा, कुछ ऑर्डर पास करेगा, सो दैट उस मैटर में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय दिया जा सके, इंश्योर किया जा सके। कई बार इस तरह से एसएससी ने अभी सवाल पूछे जब करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर केस में कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व था, इस पर्टिकुलर केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्वमेंट, तो इट वॉज आर्टिकल 142। अभी देखेंगे क्वेश्चन। 143 ये बात करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है तो मतलब कोई एडवाइस ले रहा होगा, तो हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, राष्ट्रपति साहब हैं, वो एडवाइस लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। इन जनरल आपको इतना याद कर लेना है। अगर आप हायर एग्जाम में जाओगे तो थोड़ा सा और डेप्थ में पूछता है कि भाई किन मैटर्स पे एडवाइस लेता है, तो दो मैटर्स पे एडवाइस लेता ही है।
एक तो मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, यानी कि संविधान से पहले अगर कोई इस तरह से ट्रीटी हुई है और उसको लेके प्रेसिडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, या फिर एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को अपनी सलाह देना मैंडेटरी है, ठीक है, अपनी एडवाइस देना मैंडेटरी है। इस केस में मैंडेटरी नहीं है। और जो एडवाइस मिलेगी, ठीक है, एडवाइस जो मिलेगी प्रेसिडेंट को इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, वो उस पर बाध्य नहीं होगी, ठीक है, कि भाई नहीं राष्ट्रपति को मानना ही मानना है, वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक। ये पर्टिकुलर जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है इसका प्रोविजन हमने कहाँ से उठाया है? इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ खालिस्तान, ठीक, क्लियर। तो आपको ये भी याद हो गया ना अभी। तो जब हम सोर्सेज को करेंगे तो आपके पास इक्का दुक्का कुछ ही ऐसे बचेंगे जो आपको याद ना हो, धीरे धीरे सारे ही हमारे कवर हो गए, है ना। 144 बोलता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सिविल हों, जुडिशियल नेचर की हों, सबको सुप्रीम कोर्ट की एड यानी सहायता देनी है, ठीक है, सहायता के लिए कार्य करना है ना। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई नीड पड़ती है सिविल या किसी जुडिशियल अथॉरिटी से, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे, बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर कोर्ट है हमारी कंट्री की, तो उसकी एड में सब कोर्ट को एक्ट करना है। 145 रूल ऑफ कोर्ट। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टाइम विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कोई रूल बना सकता है अपने लिए। अब बस खत्म है और कुछ अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 और बचे, इंपॉर्टेंट है नहीं वो, लेकिन तो रूल बना सकता है। ऑफिसर वगैरह जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है कौन? CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाई CJI। तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो उनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये छोड़ दो आप, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए। अब टिरेक बता दें क्या? बताओ जल्दी से, अगर चाहिए हो तो। याद कैसे होगा? हाँ, अब वही तो हम बताएंगे तुम्हें याद कैसे होगा, उसी के लिए तो टिरिक है। सर मेरे पापा PM है। चिरकुट बेटा, तुम किसी दिन इतना धर के मारे जाओगे ना, सही बता रहे हैं। अगर तुम किसी दिन मतलब हमें दिख गए और तुमने बोला कि सर हम वही हैं जो कमेंट करते थे ना चिरकुट, और तुम ये भी बोलोगे सर हमारी AIR 1 आ गई सीजीएल में, पहले तो तुमको मारेंगे हम, कायदे से रसीद देंगे और भगा भगा के मारेंगे, पहले तो घसीट घसीट के मारेंगे, उसके बाद सुनेंगे, उसके बाद तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तुम ये समझ लो बेटा। तो कभी अगर मिलना हमसे तो ये मत बोलना सर हम वही चिरकुट हैं जो कमेंट करते थे। चलो भाई, तो नहीं जाननी क्या? तो चलो फिर रहने देते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट, ठीक है। कैग के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे। फ्लो में था तो यहाँ पर लगा दिया मैंने, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या वो गुस्सा हो गया क्या मुर्मू जी? कोई नहीं मुर्मू जी, बाद में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बस हमारे 2-3 चैप्टर और बचे हैं। कल पंचायत म्यूनिसपैलिटी देखेंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। अच्छा बता दें, चलो फिर बता देते हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को एक सीट ऑफर करी, ठीक है। तो इसमें ये आपका 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 और 131, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्क वाले जो देश हैं, सार्क कंट्रीज हैं, उनको एक सीट ऑफर करी है। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। तो देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एस से क्या है? सैलरी है, इसमें सैलरी अलाउंस वगैरह दिया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सारे क्लॉजेज बाय क्लॉज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, ए से क्या है हमारा? ए से है एक्टिंग CJI, चल क्यों नहीं रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए से क्या है? 127। इससे आपका एडहॉक जजेस है ना, टेम्परेरी तदस्थ न्यायाधीश बोलेंगे इसको, है ना। आर से हो जाएगा रिटायर्ड जज, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि रिटायर्ड जज को CJI बुला सकता है कि आ जाओ भाई, तुम भी जरा आ जाओ कुछ टाइम के लिए। सी से क्या है?
सी से है 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और क्या था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सी से ही याद कर सकते हो, कंटेम्प्ट भी तो था इसी में, है ना। और सीट, दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ओ से हो जाएगा यहाँ पर, ऑफर ओ से हो जाएगा, चलो भाई ओ से हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बाकी के लिए मेरे पास तिरिक नहीं है ठीक है, अपना हिसाब देख लें। तो अगर 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के पास बात तुमको पता है, 132 हो, 133 हो, 134 हो, इन तीनों में क्या है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है। इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, है ना, मतलब कि अपीली क्षेत्राधिकार है। इसके बाद 135 वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका 140, 141, 142, 143, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तो लिखा हुआ है एंसिलरी पावर्स, ठीक है, यानी कि जो सहायक शक्तियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा याद कर लो। 141 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि कोई भी अगर लॉ या डिक्री ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन दी ऑल दी कोर्ट्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर दिया है, बांध दिया है, 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर दिया, तो बाइंडिंग, देन बांध दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे आएगा कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, कि तुमने हमारे बिना पूछे कैसे बांध दिया उसको, है कंप्लीट जस्टिस, है ना, पूर्ण न्याय। और 143 एडवाइजरी जुडिशन टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 131 तक तो याद ही हो गए, ये भी याद ही हो गया आपको। बाकी तो अगर मान लो आएगा भी, ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो कर ही दोगे। खैर, अभी आते हैं हम हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के जो उच्च न्यायालय हैं, जैसे कि एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। गुरुदेव शक्ल नहीं दिखाई तो किसी ने केस कर दिया आपके ऊपर। नहीं भाई, किसी नहीं, हम ही ने किया है किसी के ऊपर। चलो भाई, तो हाई कोर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंटर्स। फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था देश का, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं देश में, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स करेंटली इन इंडिया। फर्स्ट जज हाई कोर्ट कौन सा था, ये था कलकत्ता। कलकत्ता कब बना था, 1862 में। फिर लगे हाथ जो है बॉम्बे और मद्रास वाले भी बन गए। कब बने, ये भी 1862 में ही बने, लेकिन कलकत्ता के बाद में बने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो 1866 में। फीमेल जज ऑफ जो हाई कोर्ट थी पहली, वो थी ऐना चांडी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में इसी बार कि ऐना चांडी किस हाई कोर्ट में पहली फीमेल जज बनी थी, किस हाई कोर्ट में। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की थी लीला सेठ। इनके बेटे विक्रम सेठ हैं, उनकी का वो ऑथर हैं, उनकी बुक्स हम पढ़ेंगे जब बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। तो लीला सेठ ये पहली जज भी बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, पहली फीमेल जज भी बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, और पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं बनी थी, ध्यान रखना, हिमाचल में बनी थी। पहली फीमेल जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, लेकिन पहली फीमेल जब चीफ जस्टिस बनी किसी हाई कोर्ट की तो इट वॉज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल, और ये केरला। अच्छा कमेंट बताओ, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फर्स्ट फीमेल सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट में। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में हाई कोर्ट है क्या सर, बिल्कुल है दिल्ली में हाई कोर्ट। दिल्ली इज़ दी यूटी विद दी हाई कोर्ट। दो ही हमारी के यूटी ऐसी हैं जिनके पास हाई कोर्ट है, एक तो दिल्ली है और एक जम्मू और कश्मीर, और मतलब 3 बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन है क्या भी बताते हैं आपको, ठीक है। सर आप ही तो लॉरेंस बिश्नोई नहीं हो हाँ, क्लास ले रहा हूँ मैं जेल से, है ना, क्यों, फ़ातिमा बीवी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट फीमेल जज जो थी वो थी फ़ातिमा बीवी। इनको भी आपको पता होगा, पोस्टहुमसली भी इनकी रिसेंट में डेथ हुई थी, पोस्टहुमसली इनको पद्मश्री दिया गया। एंड फर्स्ट फीमेल सीजेआई आज तक कोई बना ही नहीं है, देश की कोई आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ठीक।
अब वो जो आप पूछ रहे थे वो वाली चीज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। वो वाली चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे दिल्ली के पास हाई कोर्ट है। चलो, तो 214 से हमारा स्टार्ट होता है ये आपका हाई कोर्ट के बारे में। अब क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ रखा है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, उतना हमें नहीं पढ़ना, बहुत कम है इसमें हाई कोर्ट में। तो वही 214, वही सबसे पहला तो आपका आर्टिकल वही उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेगा। देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वहाँ पे क्या था, रिकॉल करो, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा आर्टिकल था? 129 था, यहाँ पर 215 है, ठीक है। एवरी, अच्छा यहाँ पे भी वो 89 वाली ट्रिक काम करती है क्या है? जैसे वहाँ पे 129 था, या फिर चलो यहाँ 215 है, तो कितना घटाएंगे तो 129 में 9 6 15 और 8 2 10, 86 वाला मामला आ रहा है यहाँ पे। तो खैर वो छोड़ दो, ठीक है, घटाने जोड़ने वाला तुम सिर्फ पार्ट मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लिए रखो, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं। तो हाई कोर्ट में 215 बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको भी याद करवा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, टिरिक के साथ वो भी है ना, जितना याद करने की ज़रूरत है बस ये तो आपको पता ही है। अब ये पढ़ाने की तो ज़रूरत है नहीं कि फिर से सर बताइए क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, डिफरेंस बताओ मुझे तुम, कि जब वहाँ पर पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे तो वहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा था एक्चुअल स्ट्रेंथ? तो भाई सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया था कि 8 लोग होंगे, लेकिन आगे पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है बाई लॉ, यहां पर प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है, वहां पर पार्लियामेंट, यहां पर प्रेसिडेंट। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट तो हाई कोर्ट की करेगा गवर्नर, ना, करेगा यहाँ भी प्रेसिडेंट ही, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस वही है आपका 217। A judge may be writing under his hand addressed to the president resign his office। तो अगेन रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, जिसने इनको अपॉइंट किया उसी को रेजिग्नेशन देंगे। A judge may be removed from his office by president in the manner provided in the clause 4 of article 124 of the removal of the judge। क्या है? वही है, मतलब ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस को वैसे ही रिमूव किया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, जो कि 124 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। कैसे? वही 2 ग्राउंड्स हमारे, कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, ढंग से नहीं बोल रहा है, बदतमीजी पे उतारू हो गया, या फिर इनकैपेसिटी, काम नहीं कर रहा ढंग से, ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड पे हटाया जा सकता है इसको। एंड पूरा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो होगा जैसे कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। द ऑफिस ऑफ द जज शैल बी वैकेटेड बाय हिज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगर वो जज अपॉइंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, कोई हाई कोर्ट का जज, तो वो उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन। हाँ, तो मतलब यहाँ क्वालिफिकेशन लिखी हुई, क्या क्वालिफिकेशन है? वहाँ क्या क्वालिफिकेशन थी? वहाँ क्वालिफिकेशन थी या तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो तुम, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के तुम एडवोकेट रहे हो, या तीसरा क्या था, राष्ट्रपति की नज़रों में नज़र आ गए हो तुम, मतलब कि बड़े अच्छे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो तुम, राष्ट्रपति ने तुम्हें नज़र दे दी है मेरे नज़रों के सामने, ठीक है, तो तुम अपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें, मतलब देखो सिटीजन ऑफ इंडिया तो कॉमन है, वो तो वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है, उसके अलावा इन 3 चीज़ों में से कोई एक आप होल्ड करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा 2 ऐसी चीज़ें, 2 में से आप कोई एक होते हो तो आप अपॉइंट हो सकते हो हाई कोर्ट के जज। 10 साल तक, या तो मतलब पहला तो ये ध्यान रख लो, 10 साल तक या तो आप हाई कोर्ट में जज रहे हो, ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में जज रहे हो एक साथ, नहीं, एक हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट, लेकिन 10 साल तक हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में जज रहे हो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये दूसरा वाला है कि भाई 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, कोई भी जो जुडिशियल ऑफिस हो, जैसे कोई ट्रिब्यूनल में तुम रहे हो तो उसमें भी अगर तुमने होल्ड किया 10 साल तक तो भी तुम एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट को प्लेजर दे रहा हो, तो यहाँ पर ऐसा वो जो डिस्टिंग्विश जुरिस्ट वाली चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट में थी वो यहाँ पे नहीं है बेटा, इस बात को गौर कर लो। रजैया में घुसे हुए हो तुम, है ना, कितने लोग कंबल ओढ़े हैं बेटा, नींद के आगोश में नहीं आना है तुम्हें,
ठीक है, नहीं होगा तो एक वीडियो बनाना पड़ेगा इससे पहले कि तुम लोग नींद के आगोश में चले जाओ। एक वीडियो तुम्हें आज देना पड़ेगा कि भाई सर्दी में नींद के आगोश में कैसे नहीं जाना है और कैसे पढ़ाई करते रहना है ना। काफ़ी लोग आराम से बैठे होंगे, है ना, पता चला ले हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, वहाँ उनकी नींद चल रही है। तो बेटा फिर यही बोलोगे कि सर फिर से बता दो, फिर से हम बताएंगे नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला क्वालिफिकेशन नहीं है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर कोई क्वेश्चन सवाल उठता है कि भाई इस हाई कोर्ट की एज इतनी उतनी इतना जो भी है, तो राष्ट्रपति का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में यही बात निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर एज को लेकर कोई मसला निकलता है, वो पार्लियामेंट देखता है। तुम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किए क्या, जब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो भी पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था, यहाँ प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर रहा है हाई कोर्ट में। वैसे ही एज का जब मसला होगा तो यहाँ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट। 218 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थी लागू हो रही थी, वही हाई कोर्ट में लागू होंगी, जैसे कि जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जो क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या चीज़ है पैसा, ये नहीं बोलता। ये बोलता है कि भाई किस तरह से जजेस का रिमूवल होगा। लोकसभा में 100 लोग साइन करके देंगे, राज्यसभा में अगर 50 लोग साइन करके देंगे, फिर वो जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन आ रहा है, अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 लोग, अगर राज्यसभा में आ रहे हो तो 50 लोग। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक अपॉइंट किया जाएगा बाई प्रेसिडेंट जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तो वो लोग अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के चार्जेस को देखेंगे, सही लगे, आगे फिर जो है बोल देंगे कि ठीक है कैरी ऑन करो, और स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज से पास हो गया तो प्रेसिडेंट हटा देगा। तो वही है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट में भी लागू होंगे। खत्म। 219 ओथ और अफर्मेशन, शपथ कौन दिलाएगा। यहाँ पे कैच है, क्या कैच है, अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट, रिमूव कर रहा है प्रेसिडेंट, अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन शपथ दिलाएगा इनको गवर्नर, राज्यपाल, क्योंकि छोटा काम है ये काम। प्रेसिडेंट बोलेगा यार गवर्नर किस लिए तुमको भेजा वहाँ पे, कुछ तो कर ही सकते हो, हैं कि बस घूमते रहोगे इधर उधर, फीता काटते रहोगे, जाके उसको शपथ दिला दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। 220 रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, वही सेम चीज़ कि भाई आप एक बार अगर, ठीक है, नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हो कि हाई कोर्ट से तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाना बेटा, लेकिन इसके अलावा कहीं तुम पाए गए तो देख लेना। सुप्रीम कोर्ट वाले इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो तुम तो कहीं नहीं जा सकते, तुम घर में जाओ अपने, बस बैठो जाके, है ना, अब रिटायरमेंट वाली लाइफ अपनाओ। अगर हाई कोर्ट से अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और इसके अलावा कहीं मत दिख जाना तुम प्लीड करते हुए, ठीक है। 221 सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, सैलरी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगा, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ठीक है। भत्ता उत्ता कितना मिलेगा, और ध्यान रखना वहाँ पे जो सैलरी जो वो निकल रही थी वो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल रही थी, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेगी, जिस भी राज्य का वो हाई कोर्ट होगा। एंड लेट मी टेल यू बिफोर यू मिसअंडरस्टैंड व्हाट, कि जो पेंशन होती है, सैलरी तो निकलेगी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, हाँ, लेकिन जो पेंशन होगी वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगी। क्यों, लॉजिक मैंने बताया था गवर्नर वाले में भी, क्योंकि वो हाई कोर्ट, मान लो दिल्ली के उसमें था हाई कोर्ट में जज था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था, मद्रास वाली में था, कलकत्ता वाली में था, तो कौन स्टेट देगा पेंशन बेचारा, इसको कोई नहीं देगा। तो ऐसा फिर ऐसे केस में पार्लियामेंट देगा उसको पेंशन, सैलरी वो स्टेट का हाई कोर्ट देगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनादर, तो ये अनोदर जो हाई कोर्ट में जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है जज का, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफ़र, ये सब करेगा, बस ओथ दिलाने पे आ जाएगा गवर्नर। प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही कॉलेजियम वॉलेजियम पूरा, ठीक है। ट्रांसफ़र करना, अपॉइंट करना, तो भाई जैसे इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी जज का, तो प्रेसिडेंट इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस लेगा, इसकी भी एडवाइस लेगा, CJI की भी एडवाइस लेगा, गवर्नर की एडवाइस लेगा और ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कौन अपॉइंट करेगा तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो बाई एनी रीज़न, ठीक है, वो अगर अपनी ड्यूटीज़ ना परफॉर्म कर सके तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे वहाँ पे भी कर रहा था। किस आर्टिकल में था वहाँ पे, 126 में था, यहाँ 223 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जजेस, कुछ और एडिशनल और एक्टिंग जजेस को अपॉइंट करना है,
तो इफ़ बाई रीज़न और एनी टेम्प्रेरी इंक्रीज ऑफ बिजनेस, अगर मतलब काम बढ़ गया, ठीक है, तो अगेन प्रेसिडेंट ही करेगा। वहाँ कौन कर रहा था? वहाँ पर याद करो 127 के तहत एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट, 127 के तहत एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट CJI कर रहा था। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है, अगर एक्टिंग जजेस को बुलाना है तो। वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। अरे सर इतने क्लासेस लिखे हुए कैसे याद करेंगे सर, हमें तो वैसे ही नींद आई जा रही है। बेटा तुमने क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, वो आपको समझाता चल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है, और ये तो मैंने इसलिए लिख रखा है सो दैट मुझसे भी कोई चीज़ आपको समझाते वक्त कोई मिस ना हो जाए कोई चीज़। तो ये मैं इसलिए अपने रेफरेंस के लिए भी लिख लेता हूँ कि मैं ठीक है मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन हो सकता है मुझसे भी मिस हो जाए, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से, और आपको भी पता हो कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो पीला पीला लिखा हुआ है और कहीं जो सफ़ेद सफ़ेद वाला पढ़ना है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 224A, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट। तो अगेन जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाले में 128 नंबर आर्टिकल था जो इसकी बात कर रहा था, रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट। वैसे यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अगेन प्रेसिडेंट वाले भैया करेंगे, ठीक है। जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, तो इनका क्षेत्र अधिकार क्या होगा? वो 225 में है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन ट्री 226, पढ़ चुके हैं इसको? पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ। 226 बताए थे कि नहीं? आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस बताए थे? जल्दी से रिकॉल करें, क्या करें रिकॉल। 32 में क्या था? 32 में ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो। यहाँ पर अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो ही जा सकते हैं, यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट के अलावा लीगल राइट का भी वायलेशन हो गया तो भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू इशू रिट, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है 226, ठीक है, कैन रिफ्यूज़, ठीक है। तो इसका जो रिट जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो वाइडर होता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए रिट्स को इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। 227, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना, यहाँ के हम सिकंदर, बाकी सब लोग तुम छछूंदर, मतलब तुम हमारे नीचे हो, ऐसे हाई कोर्ट अपने नीचे वालों को बोलता है बेटा, ठीक है, ये अपना इलाका है, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप चलता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और बाकी सबको कोर्ट को बोलता है, हाई कोर्ट अपने नीचे वालों को बोलता है। 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, अगर मान लो कि कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, कोई सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, और वो ढंग से केस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हाई कोर्ट बोलेगा बेटा, समझ रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा, ये केस हमको दे दो, ट्रांसफ़र कर दो ये, तो अपने उसमें ले लेगा ये, ठीक है। 229, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये सब जो हाई कोर्ट निर्धारण करेगा खुद से, जैसे वहाँ पे देखा था ऑफिसर एंड सर्वेंट वगैरह लिखे हुए थे, वैसे यहाँ पे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा ऑफिसर वगैरह को अपॉइंट करेगा अपना, और उनका खर्चा वर्चा देखेगा, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज़, अब यहाँ पर ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि कोई हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड कर सकता है किसी यूटी में। अब है क्या, हमारे देश में 8 यूटी हैं, ठीक। दिल्ली जो है, दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट है दिल्ली के पास, और जम्मू कश्मीर में एक हाई कोर्ट है जो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक। अब बाकी यूटीज़ कौन कौन सी हैं? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार। अब ये मत बोलना सर ये लक्षद्वीप कैसे हो गया, ज्योग्राफी पढ़ा के आए हैं, ये मत बोल देना आप, ठीक है। ये अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, यहाँ पुडुचेरी और चुरुचेरी हो गया, यहाँ दादर नगर हवेली दमन और दीव हो गया। तो इन सब का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, कहाँ लगता है हाई कोर्ट इनका? तो इनका हाई कोर्ट लगता है, ध्यान रखना, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, इसका हाई कोर्ट लगेगा यहाँ केरल हाई कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप लिख दिया मैंने, अंडमान निकोबार लिख दिया मैंने पुड्डू लिख दिया मैंने दादरा लिख दिया, दादरा नगर हवेली दमन और दीव, ठीक। तो जो हमारा पुड्डू भैया है, नहीं लक्ष्य भैया है, लक्ष्य भैया का लगता है यहाँ पे केरल में, ठीक है, जो केरल में तिरुवनंतपुरम में हाई कोर्ट है वहाँ लगता है। तो इनका केरल हाई कोर्ट में, ठीक है, किसने बोला होगा, किसने जुरिसडिक्शन एक्सटेंड किया होगा? पार्लियामेंट ने किया होगा कि भाई लक्षद्वीप तुम वहाँ पे जाया करो तुम लोग, और अंडमान निकोबार वाले तुम यहाँ जाया करो, है ना, यहाँ नहीं बेटा, तुम लोग को ऊपर जाना सीधे कैलकाटा वालों के पास, ठीक है, कैलकाटा के पास जाना है, ठीक। पुड्डू वालों को कहाँ जाना है? पुड्डू वाले यहीं पे जाएंगे ना, मद्रास में। और पुड्डुचेरी जरा बताओ तुम कमेंट में, कितनी टेरिटरीज में, कितने स्टेट में फैला हुआ है पुड्डुचेरी? ये बताए थे कुछ, माही, यनम, कराईकाल, और ना बता पाए, सही बता रहे, यहीं से जो है गुद्दा फेंक के मार देंगे पुड्डुचेरी के बारे में अगर तुम ना बता पाए। पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे, क्वेश्चन आया भी है सीजीएल में, माहे, यनम और कराईकाल कहाँ है, जल्दी से।
तो ये आंध्र प्रदेश यनम, ठीक है, कराईकाल तमिलनाडु, और माहे है केरल में। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है बेटा, और पुडुचेरी भी यहीं पे है, ठीक है। तो पुडुचेरी का लगता है मद्रास हाई कोर्ट में, और दादरा नगर हवेली दमन और दीव का कहाँ लगता है, ये लगता है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में। महाराष्ट्र अपना देखो, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र को देखता है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव को देखता है, साथ ही साथ वो गोवा को भी संभालता है, गोवा को भी संभालता है। मतलब कि ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 231 बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। और इस आर्टिकल को ऐड किया गया था बाई 7th अमेंडमेंट। जैसे कि 7th अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया था कि जो गवर्नर है मल्टीपल स्टेट्स का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। ये चीज़ 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से जोड़ी गई थी। ऐसे ही इसी अमेंडमेंट से 1956 97th अमेंडमेंट से ये चीज़ भी जोड़ी गई कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गोवा का है, महाराष्ट्र और गोवा का है कॉमन, कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, इन सब का हाई कोर्ट लगता है असम में, असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ठीक। तो ये क्या है, जैसे पंजाब हरियाणा का पंजाब, तो मल्टीपल स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बस करो सर अब अभिषेक सिंह। तो भाई तुम जा सकते हो अभिषेक, कोई जोर ज़बरदस्ती वाला माहौल नहीं है, ठीक है। ख़त्म ही हो गया है, इक्का दुक्का शायद और आर्टिकल है, बस ख़त्म ही है, ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। हाँ, चंडीगढ़ का कहाँ, चंडीगढ़ का ये जो पंजाब और हरियाणा का कॉमन चलता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ 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 चंडीगढ़ का कहाँ लगता है, चंडीगढ़ का लगता है पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ना कॉमन, उनका दोनों का कॉमन है, तो वहीं लगता है, ठीक। कॉमन हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का। चलो भैया बता दें क्या क्या ट्रिक, जल्दी बताओ, कहो तो बताएं, कहो तो ना बताएं, जैसा कहो, जैसा कहें आप वैसा करें हम, या तो फिर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट में बढ़ें, अगर नहीं पढ़ना है ट्रिक तो कोई बात नहीं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सब ऑर्डिनेट मतलब जो हाई कोर्ट से भी नीचे होती हैं। क्या, पहले तो बात तो इनका अपॉइंटमेंट, ये किस चैप्टर में आते हैं ध्यान रखना, पार्ट 6 के चैप्टर 6, आखिरी चैप्टर है ये, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये ध्यान हो गया। जो हाई कोर्ट है उससे कंसल्ट करके, उससे कंसल्टेशन करने के बाद, और किसको अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज, वो 7 साल तक एडवोकेट रहा हो या फिर प्लीडर रहा हो, ठीक है। अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन दी सर्विस, वो सर्विस में ना हो यूनियन स्टेट की, शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इफ़ ही हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 7 साल ध्यान रखना है, अगर तुम्हें लोअर कोर्ट का यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज बनना है तो 7 साल तक तुम एडवोकेट रहे हो, तब तुम्हें नियुक्ति करेगा राज्यपाल। किससे पूछ के, हाई कोर्ट से पूछ के, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो देख लेना अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रिक बता ही देते हैं, नहीं तुम फिर रोने लगोगे अभी, है ना। NHRC, ठीक है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। तो NHRC से तुमने कहा आओ 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 आओ, तुमने बोला, ठीक है। तो N से क्या है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं इससे, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं। आर्टिकल एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होंगे, 214, 215, 216, 217, 218 और 219। पहले हम पानी पी लें फिर बताएंगे। तो H से क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट होना चाहिए हर राज्य में, है कि नहीं। ये क्या है R, तो R से आपका कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, R से रिकॉर्ड याद कर लो, रिकॉर्ड याद कर लो, ठीक है, रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। C से क्या होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन गठन क्या कैसे क्या होगा, कितने लोग होंगे, कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ए से क्या होगा, अपॉइंटमेंट, ठीक है। ए से क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन, है ना 218 में, यानी कि कुछ प्रावधानों में बुलाया एनएचआरसी को। भाई किसी को तुम बुलाते हो तो किसी पर्पस से बुलाते हो ना, है ना। तुमने एनएचआरसी को बुलाया रेस्ट करने के पर्पस से, आओ रेस्ट करते हैं साथ में, है कि नहीं, रेस्ट करते हैं साथ में। 219 हो गया, ये 220 होगा, ई से कुछ नहीं होगा, ये अभी ठीक है। अरे ठीक हो गया, रिचार्ज की आवाज़ आ रही है। अ, चलो 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 चलो। हम्म। तो कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक मैंने बता दिया था, जल्दी से बताओ। तो 219 तक तो देख लिया था ना। ओथ की बात करता है, शपथ की, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर। आर से क्या है, रिस्ट्रिक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर्स, सॉरी, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सर्व करने के लिए, और कहीं पे प्लीड करते हुए ना दिख जाए, नहीं तो बहुत मारे जाएंगे। ठीक है। और 221, अरे भाई अभी ठीक हो गया। ठीक है। 221 में क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ जजेस। कौन डिटरमाइन करता है सैलरी इनकी। और टी ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सैलरी कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है। तो 222 तक हो गए, बाकी इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट थे तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, इक्का दुक्का, उसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 230 और 231 वाले मत भूलना ये दोनों। ठीक है, 231 को किस अमेंडमेंट से ऐड किया था वो मत भूलना। ठीक है, ख़त्म हो गया लेक्चर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठक ठक। पहले क्या बना दें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दें या लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बनवा दें, बताओ जल्दी से। वॉइस बहुत कम आती है, वॉइस कट, वॉइस कट, वॉइस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वॉइस कट रही है, कट रही है वॉइस, जोड़ देते हैं अभी, पहले बताना चाहिए था। सब नहीं कट रही होगी यार। ठीक है, आईएएस बना दीजिए पहले। ठीक है, पहले आईएएस बना देते हैं। आईएएस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आईएएस के भी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट भी बनाएंगे, लेफ्टिनेंट भी बनाएंगे। ठीक है, ये लो पहला क्वेश्चन लो, जल्दी से कोई इस क्वेश्चन को। सर मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड राणापुर से थी, मैं क्या करूँ। लवकुश राजपूत, बेटा तुम जो है ऐसा करो, तेल एक कढ़ाई में गरम करो, एक कढ़ाई लो, उसमें तेल डालो, उसको गरम करो। ठीक है, और कूद जाओ उसी में। आंसर बताओ जल्दी से इसका। रोबोटिक साउंड आ रही, एक और ही आवाज़, हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने। हम्म, अभी तो नहीं आ रही है रोबोटिक वॉइस। रोबोटिक साउंड आ रही, एक और ही आवाज़, हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने।
अभी बताओ जल्दी से, वॉइस तो अभी तो इको नहीं कर रही है ना? ठीक है, अभी प्रॉपर है। तो कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। पहला है आर्टिकल 129 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गलत है क्यों? 129 है, 144 में तो कंटेम्प्ट वनटेम्प्ट की कोनो बात है नहीं है। 144 में क्या है कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं वो सब, जितने भी जुडिशल और सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो एक्ट करेंगे एड करने के लिए किसको? सुप्रीम कोर्ट को। आंसर सही हो गया। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कहाँ से लिए हैं? ठीक है, देख रहे हो बेटा, अभी तुम एक क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा चाहे वो यूपीएससी का भी हो जो हम लोग किए ना हो। कौन सा आर्टिकल है? 143। कौन एडवाइस लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो मैंने दो सर्कमस्टांसेस बताए थे कि भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और जनरल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा एडवाइस, लेकिन जो आपका जनरल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें रिफ्यूज़ कर सकता है। कर सकता है तो सही आंसर है, मतलब सही है ये। लॉ डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। बाइंडिंग है तो 1 और 1 ने क्या कर रखा है? 4 को बाइंड कर रखा है। 141 आर्टिकल। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसकी नियुक्ति हो सकती है एज अ सर्वोच्च न्यायालय का जज? एन एडवोकेट हु हैज़ प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट। ये क्या? प्रैक्टिस इन एली 10 ईयर्स। अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। क्या बात कर रहे हो तुम? अ डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, आपको जज होना है लेकिन 3 साल नहीं 5 साल तक। अ डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस। जुडिशियल ऑफिसर 15 साल के लिए नहीं। पहली बात तो जुडिशियल ऑफिस वाला जो रिक्वायरमेंट है वो हाई कोर्ट के जज के लिए होता है और वो भी 10 साल के लिए होता है। यहाँ पे क्यों गलत है भाई? हाई कोर्ट में तुम 10 साल एडवोकेट रहे हो, ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी, ठीक है, कि यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है, इन एनी कोर्ट। इन एनी कोर्ट, ठीक है, अच्छा, इन एनी कोर्ट लिखा हुआ है इसलिए गलत है। एनी कोर्ट नहीं भैया, हाई कोर्ट में 10 साल तक आपने जो है एडवोकेट रहे हो, ठीक है, तो तीसरा वाला सही होगा, ये क्वालिफिकेशन होती है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। तो ये आपका एक्चुअल में इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ठीक है। एक्चुअल में इसे फंडामेंटल राइट वाले में रखना चाहिए था। इट इज़ राइट टू शेल्टर को जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। आर्टिकल 21 में हमने काफ़ी सारे राइट देखे थे, जैसे कि राइट टू मूव अब्रॉड एंड कम टू इंडिया अगेन, मेनका गांधी केस में बोला था, ऐसे ही राइट टू शेल्टर जो है इस वाले केस में बोला था। अगला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम आईएएस भी बनोगे, तुम लेफ्टिनेंट भी बनोगे, तुम असिस्टेंट गवर्नर भी बनोगे, ठीक है। सीजीआई जब प्रेसिडेंट से पूछता है तो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती है क्या? प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती है, उसको कनकरेंस यानी सहमति, जो बोला गया है वही करना होगा, ठीक है। अरे लव कुछ समझ गया भाई, तुम औरंगाबाद से रानापुर से, मैं क्या करूँ, मारेंगे झापड़ अभी, सारा कुछ करते रहोगे फिर, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। मोदी की मंत्री, योगी की पुलिस पर बुरा भड़की, अच्छा। आई वॉन्ट यू अमित शाह। क्या क्या रिकमेंडेशन आते रहते हैं भाई वीडियोस के। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को नहीं देखा। सर मैं एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है? हिमांशु पांडे अभी बताते हैं, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो नॉट करेक्ट पूछा है इसमें, पढ़ लें स्टेटमेंट्स को सर, ए बी सारे आंसर दे डालो, है ना, अभी पढ़ाया है। अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाई एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। गलत, नहीं गलत। 100 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में तो 50 में ही काम हो जाता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट याद आया? ठीक, क्लियर। बाकी पढ़ लेते हैं। मोशन, द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स। 2 जजेस हाई सुप्रीम कोर्ट से होंगे, एक डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट, पढ़े थे, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। इफ द कमिटी फाइंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और दैट ही सफर्स फ्रॉम इनकैपेसिटी, मोशन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज टेकन फॉर कंसिडरेशन इन द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग। यस, जज विल रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटा देता उसको, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब जज को, सॉरी क्या इसमें डिफरेंस पूछे थे लॉयर और एडवोकेट में? तो भाई लॉयर जो होता है
मतलब सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। लॉयर होता है काइंड ऑफ कि मतलब एडवोकेट होता है जिसको कि लाइसेंस मिल रखा है, समझ रहे हो। लॉयर कम एक्सपीरियंस वाला, एडवोकेट ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला, उसको लाइसेंस मिल रखा है। लॉयर को अभी लाइसेंस नहीं मिला है, ठीक है, बस ये अंतर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ एपिक्स कोर्ट। भाई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किस आर्टिकल में पढ़े थे, ये किस में पढ़े थे, ये किस में पढ़े थे। कॉलेजिएट जुरिसडिक्शन कुछ बताए थे कभी, नहीं बताए थे। वही है 131 में लड़ाई हो जाए सेंटर की स्टेट के बीच में, फिर स्टेट के साथ हो जाए, फिर स्टेट्स की आपस में हो जाए। अब तुम्हें ये तो नहीं है कि भाई सर ये आपस में कैसे लड़ते हैं, लड़ते हैं भाई, बिल्कुल लड़ते हैं। जैसे कि अभी वो CAA NRC वाला चल रहा था ना, तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, केरल की जो सरकार थी, वो सब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि भाई हम नहीं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ये सेंटर बोल रहा है। तो ये लड़ाई ही है एक तरह की, ठीक है। या फिर स्टेट आपस में कुछ लड़ जाएं। अब स्टेट जैसे कि केरल तमिलनाडु हैं, या फिर मान लेते हैं ये सॉरी तमिलनाडु और कर्नाटक हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं ये जैसे कि आपका यहाँ पर कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो इस कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में अगर मान लो स्टेट है आपस में इन्वॉल्व, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन के तौर पे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था 131 में कि भाई स्टेट्स की आपस में लड़ाई हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी का मैटर है, आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई रिवर वाटर का डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे आप उस केस में। वो ऐसे इस तरह की लड़ाई में पानी का विवाद होगा तो, ठीक है। एपलेट जुरिसडिक्शन 132, 133, 134, ठीक है, ये सर्टेन मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, और ये 143। अगला है 6th। With reference to the Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। गलत है। ये एक्चुअल में सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2021 का सवाल है ये, कि भाई हाई कोर्ट के पास सेम पावर होती है अपने रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू की जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल के तहत होती है? 137। ऐसा हमने कोई आर्टिकल पढ़ा था हाई कोर्ट में? नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास ठीक है रिव्यू कर सकता है अपने जजमेंट को, लेकिन इतनी एक्सटेंसिव पावर नहीं होती जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। तो सही आंसर 1 ओनली होगा, ठीक है। काफ़ी लोग दोनों लगा के चले आए थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की था उसके अकॉर्डिंग UPSC ने फर्स्ट ओनली सही माना है, ठीक है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट IAS और लेफ्टिनेंट बनने के बाद अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन लो, ठीक है। प्लीज़ अपलोड कर दो। क्या अपलोड करना है? जल्दी से बताओ। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, तो इंडिया में कैसा है? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। डुअल सिस्टम USA में चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता ये, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम लिए कहाँ से हैं? तो ये नोट कर लेना, वहीं पे नोट कर ही देते हैं, नहीं भूल जाएंगे बाद में। आजकल गजनी वाला माहौल चल रहा है वैसे भी। यहाँ लिख देते हैं इसको कि भाई बोरोड फ्रॉम, और तुम्हें ये भी पता है ना क्या याद दिलाना है मुझे? क्या याद दिलाना है? मैं ये भूल गया, तुम्हें क्या याद दिलाना है मुझे? हाँ वही वॉइस का। बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इंडिकेटेड जुडिशरी है। USA मत कर देना, ठीक है। USA से जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू को बोरो किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, और तो सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो ये 26 जनवरी को, सॉरी 26 जनवरी को एग्जिस्टेंस में आया था। और पहली सिटिंग कब हुई थी? ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? ये हुई थी 2 दिन बाद, है ना। अगला सवाल लो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट वालों जजेस का कंडक्ट मत डिस्कस कर लेना। हाई कोर्ट वालों तुम पार्लियामेंट का कंडक्ट मत डिस्कस कर लेना। ये लिखा था ना 120 आर्टिकल में। क्या लिखा था? आर्टिकल नंबर 120 में। ऐसे ही बार बार रेपिटेशन से रिकॉल कर करके हमें सारी चीज़ें रिविजन करनी है। हाँ, विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एज सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सर्वोच्च न्यायालय को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है ये, ठीक है। तो 123 अभी पढ़ के ऑर्डिनेंस है, तो ये तो होने से रहा। 129 होगा, ठीक है। 125 में क्या है? सैलरी है। 127 में क्या है? इसमें एडॉक जजेस है। और इसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 5th,
अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशनड। ओथ और अफर्मेशन किस अनुसूची में होगी? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 1 2 3 अफर्मेशन एंड ओथ थर्ड कहाँ हो? ऑप्शन नंबर सी। इन इंडिया द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डिटरमाइंड बाय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर CJI। सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार वो बढ़ाने की बात कौन करता है? 144 तो भाई बोलता है कि जितनी भी सिविल और जुडिशल अथॉरिटीज़ है उनको एड में एक्ट करना है सुप्रीम कोर्ट के। ये किसकी बात करता है? टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर, ये किसकी बात करता है? सहायक शक्तियों के बारे में, एंसिलरी पावर्स। बढ़ाना है क्षेत्राधिकार तो 138 कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट। आज झारखंड में भी असेंबली इलेक्शंस है ना आज, ठीक है? क्यों? झारखंड से है कोई यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन टेरिटरी? बाइंडिंग, ओहो, 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है। ठीक है। 137 जुडिशियल रिव्यू। अगला 9th कर दो जल्दी से। CPO में पूछा गया, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे UPSC का क्वेश्चन हो। माँ महाराष्ट्र में भी है। हम दे दिए वोट परमजीत कुमार। अच्छा दे दिए सर। मेलोडी जी मीट्स मोदी सर जी इन 20 एंड सिट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। गुड्डू तो तुम क्या खुश हो रहे हैं? तुम भी अपनी मेलोडी ढूंढो कोई। सिलेक्शन लो क्या? फिर मोदी जी के आनंद में तुम्हें आनंद की प्राप्ति करनी है क्यों? कर लें क्वेश्चन को। हाँ जी, चलो। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स बिटवीन दी। सही है आपका। एपलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स अपॉन द यूनियन प्लस सम स्टेट्स ऑन वन साइड एंड सम। एपलेट जुरिसडिक्शन नहीं भैया, ये तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ही है कि यूनियन और स्टेट एक साइड में है और कुछ स्टेट एक साइड में है, तो ये तो आपका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ही आता है। ठीक है, ये गलत, ये गलत, बी गलत है तो अपने आप ए और सी सही हो गया। बी अगर गलत है तो डी अपने आप गलत हो गया। डी बोल रहा है एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल इनिशिएट होता है कि ये है क्या? अगर मान लो कि दो इंटरनेशनल पार्टीज़, मान लो एक इंडिया का कोई प्राइवेट पार्टी है और वो एक फॉरेन का है, तो उसका क्या कोई केस चलाया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये गलत है आपका। अरे यार आपको यही बी वाला देखना था यार, बिल्कुल एकदम लप्पू सा स्टेटमेंट है, झिंगूर बना के उड़ा देना था आपको इसको कि भाई यूनियन और स्टेट एक साइड में है और बाकी दूसरी साइड में कुछ और स्टेट है, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बड़ा, ठीक है, तो बी वाला गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। ठीक है। 10th नंबर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ओरिजिनली तो 8 थे, 1 + 7, और अभी कितने हैं? 34 हैं। 1 + 33, ऑप्शन नंबर डी। 11th, आर्टिकल 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 126 किसकी बात करता है? 124, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सैलरी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज ए से क्या था? एक्टिंग CJI। कहाँ हो भाई? ऑप्शन नंबर सी। 12th, the Supreme Court has special advisory jurisdiction in matters which may specifically be referred to it by the President of India under Article dash of the Constitution. एडवाइजरी कहाँ है? 143। कहाँ से लिए इसको? इसको लिया है कनाडा से। ठीक है। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रिक्वेसिट क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, जल्दी से बताइए। सर ये तो झारखंड का हाई कोर्ट है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। अच्छा चलो भाई सर चलो, कोई नहीं जानता झारखंड को। अच्छा, he should be a citizen of India, yes, he should have been judge of high court for 5 years, ठीक है, या फिर एडवोकेट रहा 10 साल तक, और he should have a he should be a distinguished jurist in the, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी सही होगा। 35 साल की उम्र ऐसा कोई मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम है 65। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, लिखा होगा यार यहाँ पे, वो आई थिंक मैंने बताया तो होगा, आई थिंक शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लिखा तो था, लेकिन मैं उसको कोट करना भूल गया एक बार फिर से।
एक चीज़ यहीं पे नोट कर लेना, दैट इज़ मैक्सिमम एज फॉर हाई कोर्ट जज ये कितनी होती है? 62 होती है, 62, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 होती है, 65, वैसे हाई कोर्ट के जज के लिए होती है 62, ठीक है, 62 होती है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, और मिनिमम एज कुछ भी नहीं होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इंडिया कैन नॉट हैव अ पैरेलल जुडिशियल सिस्टम। एक अमीर के लिए, गरीब के लिए दो पैरेलली हाँ जुडिशियल सिस्टम हमारे नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सारे 2024 में जितने सवाल पूछे गए वो क्वेश्चन है अभी, और अभी आपका MTS का ख़त्म हो चुका है। जैसे ही आंसर किया है कि तुरंत सबसे पहले मैं आपको सारे मतलब पॉलिटी के एक साथ, ज्योग्राफी के एक साथ, हिस्ट्री के एक साथ सब मैं आपको करवा डालूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी आपकी ख़त्म ही हो गई है तो वो आप कर सकते हैं, बाकी जैसे ख़त्म होते जाएँ तो आप कर लीजिएगा, मैं करवा सारे दूंगा आपको, ठीक है। अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज प्रोफेशन। तो बताओ क्या होगा? तो भाई सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है जो उसको किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने की बात करता है? 142, ये एंसिलरी पावर्स, ये बाइंडिंग वाला है, ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वाला है, ठीक है। 16, विच रेट इज इशूड बाई अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो यानी अपने बियॉन्ड चला गया है तो उसमें कौन से क्यो वारंटो नहीं, ये तो तब इसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, अगर कोई एक ऐसा ऑफिस जिसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है उस ऑफिस के लिए वो होल्ड कर रहा है, देन ये क्या है? हाँ, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि अपने उससे जाके और केस कंसिडर कर लिया है सर्शियरी, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, इसका मतलब होता है वी फॉरबिड। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट की बात कौन सा आर्टिकल करता है? 124 का क्लॉज 2, ठीक है। अगला देख लो, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार। अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट CJI, कौन कौन भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था? हैं कौन था? बबलू मिस्त्री? नहीं, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा? हीरा लाल जय किशन दास कन्या, ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? इंटरप्रेट किसके, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ठीक है। इंटरप्रेट करने का बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा से क्या खरीदा है हमने? मोहम्मद आबिद, अलग से PDF तो नहीं है, आपको कोर्स के अंदर ही मिलेगा, है ना। वो कैडेट आदित्य प्रजापति, वो लोग जाते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, वो वहाँ पे जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सर क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हाई कोर्ट जा सकते हैं एडवाइस देने के लिए? नहीं, वहाँ नहीं। मतलब अगर अच्छा एडवाइस देने के लिए तो उस मैटर में, हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि भाई एडवाइस के, तो हाँ उस मसले में तो जा सकते हैं, अगर मतलब कुछ एडवाइस किसी केस से है तो। 216 में अपने कहाँ पर 216 में, एक सेकेंड, नहीं प्रेसिडेंट ही होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है ना कि पार्लियामेंट। अगला देखो कहाँ पे पहुँच चुके थे यार हम, एक सेकेंड, यहाँ पे थे ना, हाँ चलो। तो ये हमने बोरो किया कहाँ से, क्या पूछा ये? ठीक है, एडवाइजरी जुडिशन को बोरो किया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमने US से बोरो किया है, ये हमने फ्रांस से बोरो किया है, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक फ्रांस से बोरो किया, और ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला 22, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल वो एड में एक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का? तो कौन सा है? 144, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एडवाइजरी है, ये बाइंडिंग है, ये आपका कंप्लीट जस्टिस है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129? 129 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट टू बी आ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, खुद का जजमेंट रिव्यू कर सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि गोलकनाथ केस में बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद
इसी अपने जो इस केस में जो बोला था उसी को रिवर्स कर दिया कि नहीं अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकता है, तो 137। ठीक है। 25th, इन मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड कपल्स द राइट टू गेट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड इफ रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके तहत मिला हुआ है? ठीक है, तो ये भी अगेन वही सेम आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन इज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस में है? मंथली करंट अफेयर्स करेंगे या अंकुश? चलो, तो अगर हम बात करें 130 क्या है 130, ठीक है, ये है आपका वही सुप्रीम कोर्ट टू बे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एप्लेट जुरिसडिक्शन। ठीक है। 27th, एंसिलरी पावर किस में? एंसिलरी पावर्स 150 तो पढ़ा ही नहीं है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है ये एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन है, ये एंसिलरी पावर्स, ऑप्शन नंबर डी। 29, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट किस में आते हैं? डिस्प्यूट, लड़ झगड़ गया है, ये इसमें तो आते नहीं, प्रेसिडेंट जाता है एडवाइस लेने। अपीली क्षेत्राधिकार, रेट वाले भी नहीं आता, ओरिजिनल किस में? आर्टिकल 131। ये किस में? ये आपका 143। ये किस में? बार बार किस लिए लिख रहा हूँ? अपने नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूँ कि भाई आप वो रिकॉल करो उस चीज़ को बार बार। ठीक है। किसने बोला था 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सर PDF ब्लैक में रखिए प्लीज़, पढ़ने में ठीक रहता है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं PDF ब्लैक में ही रहे जैसे आज था? बेसिक स्ट्रक्चर किस उसमें दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? ये दिया था आपका केशव नंदा भारती। एक इसमें क्या बोला था कि 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ है, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ ही रहेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं है। 31, 4-5 क्वेश्चन और कर लो बस, ठीक है, उसका होमवर्क। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन से ग्राउंड में रिमूव हो सकता है जज? प्रेसिडेंट किस ग्राउंड में रिमूव हो सकता है ये बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउज इट टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? ठीक है, और पाले उसको हटाया जाता है किसको? JCB जैसा, हाँ, उसको हटाया जाता है प्रेसिडेंट को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के उल्लंघन में। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। 34, नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन अ कंट्री, कौन सा सही नहीं है इंडिपेंडेंस के बारे में? करो स्टेटमेंट को पढ़ के जल्दी से, आंखों को आराम मिलता है। सर बात कराऊँ क्या जज से? राहुल करवाओ यार। नो नो नो, अच्छा 16 रीचेक करें प्लीज़। 16 क्या है? 16 क्या दिक्कत है? लोअर कोर्ट क्या दिक्कत है इसमें? प्रोहिबिशन होगा क्या इसमें? विच इट इज इशूड बाय अ कोर्ट। हाँ, मैंने लोअर कोर्ट केस प्रोहिबिशन करना इसमें, ठीक है, प्रोहिबिशन होगा। अब होता क्या है देखो, प्रोहिबिशन से मैंने अंतर बताया था कि अगर लोअर कोर्ट मतलब अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड चला गया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे मतलब कोई, तो जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं, जो हायर कोर्ट है, अगर निचला कोई कोर्ट है वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर चला गया है तो हायर कोर्ट उससे बोलेगा कि भाई औकात में रहो, इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर वो मतलब उस जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके उसने कोई डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया है तो उस केस में हायर कोर्ट उसको क्वैश कर देगा और उसको अपने अंडर में ले लेगा। इसमें उसने अभी मतलब कोई डिक्री ऑर्डर पास किया नहीं है ना, और उसने हायर कोर्ट ने अपने अंडर में उसको लिया नहीं है, ठीक है, तो लोअर कोर्ट अभी सिर्फ बाहर ही गया है, तो प्रोहिबिशन फिर आंसर होगा, यस, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, और कई बार तो ऐसा होता है ना कि भाई जो आंसर की में ऑफिशियली माना गया वो हमें कंसिडर करना होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल पहले भी आपको दे चुका हूँ, नेक रोटेशन। हाँ यार, ये याद तो आज दिलाई नहीं तुम लोगों ने आज। सर 2% बैटरी बचा है। तो द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यस 129 में इनका सुप्रीम कोर्ट वालों का है। जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव, गलत है यार, ठीक है, डिपेंडेंट थोड़ी ना है कि क्यों डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि इनकी सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर से निकलती है, वो नॉन वोटेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर रिमूव करना है ना, पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास होगा तब जाके कहीं रिमूव हो पाते हैं। लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिल्कुल लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पहले होना चाह रहा था लेकिन अभी नहीं है। CHSL Tier 2 2024, आखिरी क्वेश्चन है, इनकरेक्ट कौन सा है? The original jurisdiction establishes the Supreme Court as an umpire in all dispute regarding federal matters. Supreme Court can give special orders in the form of writ. Article 129 of the Constitution mentions the appointment of acting CJI, गलत है। 129 की क्या बात करता है? ये बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, ठीक है। एक्टिंग CJI की बात होती है 126 में, ख़त्म हो गया। अब जितने क्वेश्चन हैं आप खुद से करेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट के भी कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हाई कोर्ट के भी कर लेते हैं।
ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन विच ईयर? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब ये हाई कोर्ट एक्ट लाया था, किस साल में लाया था? सीजीएल 2024। तो ये एक्ट आया था 1861 में, ध्यान रखना। बनी 1862 में थी, लेकिन एक्ट जो अधिनियम आया था वो 1861 में आया था, 1861 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बॉम्बे हाई कोर्ट बनी थी? तो बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई, कलकत्ता, तीनों एक ही साल बनी थी, 1862 में। लेकिन सबसे पहले कौन बनी थी? कलकत्ता वाली बनी थी, कलकत्ता वाली बनी थी, ठीक है। चलो अगला है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो पहली कौन सी हाई कोर्ट थी? कलकत्ता थी। फोर्थ 214 से 231 पार्ट 6 किसके बारे में दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट तो पार्ट 5 में है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में ज़रा बताएंगे? हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। तो ये आपका 124 से लेके 147 तक है ये, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लो, देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? पहला वाला आर्टिकल ये होगा 214, ठीक है। बाकी आप करेंगे ये वाला, देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया इस बार, एना चैंडी जो है पहली इंडियन वेमेन बनी थी हाई कोर्ट जज, किस स्टेट की बनी थी? तो हमने देखा था ये केरल हाई कोर्ट की बनी थी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट? तो ये लीला सेठ थी, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी थी। फातिमा बीवी पहली जज थी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। बाकी आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं। आप ऐप में नोट्स को ब्लैक बैकग्राउंड में कर दीजिए, सरमाई से, ठीक है। याद, हाँ याद दिला दिया तुम लोगों ने, भी कर लेते हैं। कानपुर बार एसोसिएशन विनर अमित सिंह से जान पहचान है मेरा। गगन निषाद क्या बात कर रहा है? जान पहचान है बेटा, सारी जान पहचान निकल जाती है। अभी बोल दें कुछ काम करवाने के लिए तो कॉल उठाना ही बंद कर दोगे, है ना? क्यों? चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल। लोकल बॉडीज़ करेंगे, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी। 35 का ऑप्शन डी देखो एक बार। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द, ओ हो। इसमें दो दो गलत है यार, ये भी गलत है। पता नहीं यार, इसमें टाइपो हो गया है, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर हो गया है, फिर वहीं पे था, ठीक है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, आई थिंक टाइपो हो गया है कुछ इसमें। 35 में प्रेसिडेंट शायद होगा यहाँ पे, क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो क्योंकि दोनों ही गलत है ना ये तो। कैलिस्थेनिक स्टार्ट करते हैं, अच्छा। रिकॉर्डिंग ऑफिस, जूस पिला मौसमी का। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल, है ना? चलो, थैंक यू। अटॉर्नी जनरल भाई काइंड ऑफ सर, वो वकील है, वो सरकार का वकील है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल में बहुत फ़र्क है, 19-20 का नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली काम करता है, और अटॉर्नी जनरल तो उनकी एक तरह से विश पे ही काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा। जब चाहेंगे तब हटा देंगे। फीलिंग वेरी हाई आफ्टर टेकिंग योर सेशन, थैंक यू। अभी पापा गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरे पास 2,500 सेविंग थे, वो ले लिए। पर सर जो भी केसेस हुए उससे कोई लेना देना नहीं, पर सर प्रूव करने में ही बहुत टाइम लग जाते हैं, कुछ पता हो तो बताओ प्लीज़। अरे वही तो हमारा दर्द है, तो मम्मी से पूछ रहा है क्यों। वॉइस क्या करते हैं शनाया, हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ अभिषेक, चलो थैंक यू।